जी तो लिसनर्स अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल ऑडियो न्यू नॉवेल्स। सो हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं वो है तू ही जुस्तजू बाय हया फ़ातिमा। और ये नावल का जो है पार्ट नंबर 4 है और बाकी के प्रीवियस पार्ट्स के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैंने ऑन किया हुआ फ़ैन गर्मी के बनस्बत, गर्मी की वजह से मैंने इस पर पता नहीं मैंने सही बोला नहीं बोला, लेकिन गर्मी की वजह से ना मैंने पंखा ऑन किया हुआ और उसकी आवाज़ गड़गड़ आपके ऊपर जा रही होगी, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करें क्योंकि गर्मी में बैठा नहीं जाता ना और तबीयत भी कुछ ऐसी होती है। तो कोशिश करेंगे कि नॉइस रिडक्शन हो जाए, अगर नहीं भी होती तो प्लीज़ थोड़ी बहुत अगर फिर भी आवाज़ रह जाती तो उसे इग्नोर कीजिएगा। और मैं हर वीडियो में नहीं बोलूँगी ये बात, आप लोग अपने पल्ले बांध लें। ओके, ऑलराइट, गॉट इट, वेरी गुड। चलते हैं अब नावल की जानिब। अब मेरा इरादा बदल गया है। आलियान के सवाल के जवाब में अहल बोला था, क्या मतलब, क्या करने वाले हो तुम अब? आरिस ने हैरत से पूछा था। शादी की पेशकश अब भी करूँगा मैं, मगर अभी तो तुमने बोला है कि मेरा इरादा बदल गया है, क्या मतलब? हमें खुल बताओ, क्या करने वाले हो तुम? ज़ैन कब पीछे रहने वालों में से था? इस पर वो इन सबको बताने लगा कि वो क्या करने के इरादे रखता है। उफ फहल, अभी भी तुम भाभी को माना चाहते हो? हाँ माना, तुम दोनों के दरमियान शादी को लेकर कोई बात कभी तय नहीं हुई, मगर इसकी दिली कैफियत से तो तुम बहुत अच्छे से वाकिफ हो। फिर ये सब क्यों? आरिज़ उसकी बात सुनकर फनकारा था। तुम लोग सिर्फ ये बताओ मेरा साथ दोगे कि नहीं? सारी तैयारी करने में, बाकी सब मैं देख लूँगा। आरिज़ ने 2 मिनट अहल को घूर कर देखा और उसके बढ़ाए हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया, मगर कहाँ कुछ नहीं। और यही काम ज़ैन और आलिया ने भी किया। उनके इस अमल का मतलब साफ था कि वो सब उसका साथ देंगे। अहल से फारिग होकर जब आरिस, ज़ैन और आलियान बाहर निकले तो आलियान के फ़ोन पर उसकी मामा की कॉल आने लगी। एक तरफ जाकर उसने उनकी कॉल अटेंड की और 5 मिनट बाद वापस आया। ज़ैन के साथ खड़ा आरिस अपने ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने में मसरूफ़ था। जब आलियान वापस आया तो उसके चेहरे पर परेशानी के सार साफ नुमायां थे। क्या बात है आलियान? ज़ैन ने फिक्रमंदी से पूछा था। कुछ नहीं यार, कल कोर्ट की हायरिंग है। इस बार की तरह इस वकील ने भी केस लेकर एक दिन पहले लड़ने से इनकार कर दिया है। आलियान, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, तुम इस प्रॉपर्टी को छोड़ क्यों नहीं देते? कैसे छोड़ दूं? ज़ैन को मेरे बाप की खून पसीने की कमाई है और जो सब अब मेरे पास मौजूद है ना, वो सब मेरी माँ का कमाया हुआ है। मेरे बाप की हर चीज़ पर मेरा पूरा हक है और मैं इसको वापस लेकर ही रहूँगा। और याद रखो, हम मायूस भी हो जाएं तो कभी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। इस लड़की की एक बात ने आज तक मुझे हिम्मत दी है कि मैं अपने बाप की प्रॉपर्टी वापस हासिल कर सकूँ। उफ़ आलियान, ये कौन सी लड़की है जिसने तुमसे ये कहा है? तुम हमेशा उसका जिक्र करते हो मगर कभी बताते नहीं हो वो लड़की कौन है। जब सही वक्त आएगा बता दूंगा, तुम फिक्र मत करो। इसकी गर्दन में बाजू डालकर ज़ैन को अपनी जानिब खींचते आलिया ने बोला। आलियान, एक दिन तुम अपना हक ज़रूर हासिल कर लोगे। मम्मा भी यही कहती हैं आरिस, और वो दिन दूर नहीं है जब सब मेरे बाबा की हर निशानी मेरे पास होगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, हयाम ने आते ही लाउंज के सोफे पर गिरते हुए कहा। ईमान बेगम से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। हयाम के सलाम का जवाब ईमान बेगम ने नहीं दिया था। ये आवाज़ बहुत जानी पहचानी थी। हयाम ने मुड़कर देखा। खालाजान। वो फ़ौरन उठी और उनके गले लगी। आप कब आई? इस तरह उनके गले लगे हयाम ने सवाल किया। काफ़ी देर हो चुकी है, आपने अपने आने का बताया ही नहीं, वरना मैं छुट्टी कर लेती। हयाम मुँह बनाकर बोली थी। हयाम, नहीं मतलब जल्दी घर आ जाती ना। साथ ही हयाम ने उनके गाल खींचे थे। अच्छा खालाजान, कौन कौन आया है? हयाम ने पूरे लॉन्च में गर्दन घुमाकर किचन की जानिब देखा। राना भाभी की फैमिली भी आई थी मगर वो लोग चले गए हैं। नादिया बेगम की बात सुनकर वो बेदिली से मुस्कुरा दी। हयाम के अंदर में कुछ टूटा था। एक लम्हे को उसके दिल में ख्वाहिश जागी थी कि काश वो यूनिवर्सिटी ना जाती तो शायद। क्या हुआ हयाम बेटा? कुछ नहीं प्यारी खाला, मैं ज़रा फ्रेश होकर आती हूँ। साथ ही खड़े होकर हयाम ने अपना बैग कंधे पर डाला और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। पहली सीढ़ी पर कदम रखती हयाम मुड़ी। खाला, आपने खाना खा लिया? जिस पर उन्होंने इस बात में सर हिलाया। आप भी जल्दी से फ्रेश होकर आओ और खाना खा लो। नहीं खाला, मैं यूनिवर्सिटी से खा कर आई हूँ, अभी बिल्कुल भूख नहीं। इतना कहते हयाम सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हयाम, इससे पहले वो आखिरी सीढ़ी चढ़ती नादिया बेगम ने उसे आवाज़ दी। जी खाला। हयाम ने पीछे देखकर जवाब दिया। अपने कमरे में जाकर वापसी का रास्ता भूल मत जाना। हयाम ने रचकर नादिया साहिबा को देखा। क्या मतलब खाला जान? हयाम ने अपनी उलझन भरी नज़रों से पूछा। कुछ नहीं, जाओ फ्रेश हो जाओ। हयाम ने शाने उचकाकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते इसको हैरत का झटका लगा था। हयाम के कमरे की लाइट्स ऑन थी, खिड़कियों के पर्दे हटे हुए थे और एसी भी चल रहा था। ये मंजर देखकर हयाम दरवाजे से ही पलटी, सीढ़ियों के करीब आकर ईमान बेगम को आवाज़ दी। मामा मामा, मेरे कमरे में कौन गया था? सब लाइट्स और एसी चल रहा है। आपकी प्यारी कज़न गई थी हयाम। इससे पहले ईमान बेगम जवाब देती, हयाम पीछे से आवाज़ आई। शुमामा। हयाम की हैरत की इंतहा नहीं थी। आप इसको अब नादिया बेगम की बात समझ आई। वो क्यों कह रही थी कि वापसी का रास्ता भूल मत जाना। हयाम ने पलट कर फ़ौरन शुमामा को गले लगाया था। क्या सरप्राइज़ दिया है तुमने?
बस देख लें हयाम, आज आपका शिकवा दूर करने आई हूँ। शिकवे तो तुमसे हज़ारों हैं। वो बच्चों की तरह खुश होती शमामा को लेने अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। यार शमामा, तुम्हें देखकर तो मेरी सारी थकावट दूर हो गई है। अब मैं खुद को बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। हयाम बेड पर बैठी बोली। इसको बैठा देखकर शमामा ने हयाम को खींच कर खड़ा किया और वॉशरूम की जानिब धकेलने लगी। जाए हयाम, पहले फ्रेश होकर आए। हो तो गई हूँ तुम्हें देखकर। यूनिवर्सिटी जाकर आपका अंदाज लोफराना नहीं हो गया। अपनी बात पर शमामा खुद ही हंस पड़ी। बाज आ जाओ वरना तुम्हें सीधा भी कर सकती हूँ। आखिरकार बड़ी हो तुमसे, वो भी पूरे 1 साल। हयाम शमामा के सर पर चपत रसीद करती बोली। यार हयाम, आप सच में बहुत क्यूट हैं। ओ अच्छा, अब मेरा बेबी मुझे मस्की लगा रहा है। हयाम ने शमामा की नाक खींची और भाग कर वॉशरूम में बंद हो गई। हयाम, चलो थोड़ा सा काम करो जाकर। वैसे भी बिस्तर तोड़ती तोड़ती तो मोटी हो गई हो। हयाम वॉशरूम का थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अपनी हंसी दबाते बोली। क्या वाकई? हयाम शमामा खुद को शीशे में देखते हुए बोली। हाँ ना, चलो बाशाबाश, जाओ अपने और मेरे लिए स्नैक्स और चाय लेकर आओ। हयाम, थोड़ी सी शर्म कर लें, घर आए मेहमान से खिदमत ही करवा रही हैं, उनके करने के बजाय। यानी तुम्हें पतला नहीं होना? हयाम एक बार फिर बोली। होना है, चलो फिर शाबाश जाओ। कहते साथ ही हयाम ने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। 2 मिनट शमामा खुद को शीशे में देखते सोचने लगी, क्या वो वाकई मोटी हो गई है या हयाम ऐसे ही बोल रही है। अपनी सोचों को झिटकती वो नीचे की जाने बढ़ी। किचन में ईमान बेगम और नादिया साहिबा दोनों मौजूद काम कर रही थीं। मामा आनी, क्या मैं मोटी हो गई हूँ? जाते उसने उन दोनों से सबसे पहले सवाल किया। शुमामा की बात पर दोनों ने अपनी हंसी दबाई। ये तुमसे किसने कहा है शुमामा? आनी, वो हयाम कह रही थी मैं मोटी हो रही हूँ। ओह अच्छा, यानी ये हमारी लाडली के काम है। जी, शुमामा ने मासूमियत से सर हिलाया था। और क्या कहा है उसने? उन्होंने बोला है कि जाओ थोड़ा सा काम करो, मेरे लिए 4 स्नैक्स लेकर आओ। शुमामा की इस बात पर ईमान बेगम और नादिया दोनों खिलखिलाकर हंसती थी। शुमामा बेटा, तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं हो रही, बस वो तुम्हें तंग कर रही है। और ये लो 4 स्नैक्स ले जाओ उसके लिए। ईमान बेगम ने उसके हाथ में ट्रे पकड़ाई और फिर अपना काम करने में मसरूफ़ हो गई। हयाम, अब तो आप मुझसे बचें। ट्रे थामे शुमामा तेज़ तेज़ कदम उठाती हयाम के कमरे में दाखिल हुई। हयाम जब अपने बाल कंघी कर रही थी, शमामा को कमरे में दाखिल होता देखकर मुस्कुराई। हयाम, कसम से यार, इस वक्त आपकी मुस्कुराहट मुझे बड़ी बुरी लग रही है। क्यों भाई, अब मैंने क्या कर दिया? यार बहुत गलत बात है। आपको पता है कि मुझे अपनी सेहत का कितना ख्याल है, फिर भी आप। हयाम की खिलखिलाहट कमरे में गूंजी। ओ मेरा बेबी। हयाम पलट के उसके साथ बेड पर बैठी। काफ़ी देर वो दोनों यूं ही बैठी बातें करती रहीं, एक दूसरे को अपनी बातें बताती रहीं। हयाम बातें करते करते वो दोनों सो गईं। 4 बजे जब ईमान बेगम उनको नीचे बुलाने आई तो उनको सोता हुआ पाकर वापस चली गईं। शाम के 7 बज रहे थे जब हयाम की आँख खोली। उसने शुमामा को अपनी दूसरी तरफ सोता पाया। हयाम ने अपनी बंद होती आंखों के साथ शुमामा को आवाज़ दी और अपने बालों को जोड़ी की शक्ल में बांधा। हयाम की आवाज़ देने पर भी शुमामा ना उठी तो उसने शुमामा को हिलाया तो कसमसा के करवट बदल गई। शुमामा, यार उठ जाओ वरना तुम्हारे ऊपर पानी फेंक दूंगी। हयाम, बिस्तर आपका ही ख़राब होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। शुमामा की इस बात पर हयाम ने चुल्लू भर पानी उसके मुंह पर छिड़का, जिस पर वो एकदम उठ बैठी। अब आया मज़ा, चलो उठो नीचे चलें। कहते साथ ही हयाम ने शुमामा को खींचकर बिस्तर से उठाकर अपना बिस्तर ठीक करने लगी। 5 मिनट में वो दोनों अपनी हालत दुरुस्त किए नीचे जाने के लिए तैयार थीं। सब लोग लॉन्च में मौजूद थे। इन दोनों को देखकर ईमान बेगम बोली, उठ गई मेरी दोनों बेटियाँ? जी। दोनों ने मुस्कुराकर सर हिलाया और ईमान बेगम और नादिया साहिबा के पास आ बैठी। मम्मा, हारून और बाबा आ गए हैं? हयाम बैठते ही ईमान बेगम से पूछने लगी। हाँ बेटा, हारून तो आ गया है, आपके बाबा भी आने वाले हैं। ओके कहते ही वो ईमान बेगम के कंधे से अपना सर टिका गई। गुल गुल। ईमान बेगम ने अपनी मुलाजमा की बेटी गुल को आवाज़ दी। जी आंटी। गुल बेटा, मैं चावलों के लिए पानी चढ़ाकर आई थी, वो देख कर आओ, अगर हो गया है तो उसमें चावल डाल दो। जी आंटी। ईमान बेगम की बात पर वो जवाब देती जाने लगी। गुलेराना। हयाम ने उसको पुकारा। जी आप ही, रुको मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। साथ ही हयाम उठकर उसके साथ किचन में जाने लगी। किचन में जाकर उसने सबसे पहले चावलों के लिए चढ़ाए गए पानी को देखा, फिर गुल को हिदायत दी कि वो चावलों को निचोड़ कर लाए। और जब वो लाई तो हयाम ने बहुत एहतियात से चावलों को डाला और साथ साथ गुलेराना को समझने लगी, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने चावलों का पानी निकाले बगैर ही चावलों को देचकी में डाल दिया था। चावल डालकर हयाम ने गुलेराना को सलाद की चीज़ें पकड़ाई कि वो सलाद बनाए। हयाम चूल्हे के पास खड़ी चावलों को देख रही थी और गुलेराना काउंटर पर बैठी सलाद बना रही थी। हयाम साथ साथ उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, क्योंकि वो सिर्फ 17-18 साल की बच्ची थी और अपनी माँ की वफ़ात के बाद वो पढ़ाई के साथ साथ उनके घर के काम भी करती। गुल काउंटर पर फैलावा डाले काम करने में मसरूफ़ थी जब शमामा किचन में दाखिल हुई और उसने मुस्कुराकर हयाम को देखा, जो गुल को अपने पास बुलाकर चावलों के बारे में बता रही थी। शुमामा की नज़र जब काउंटर पर गई तो हर चीज़ फैली हुई देखकर उसने हयाम को देखकर कहने लगी, हयाम, हाउ यू बेयर ऑल दिस मेस?
हयाम ने शमामा को गुस्से से घूरा और बोली, शमामा, शी इज़ अ लिटिल गर्ल एंड शी टेक टाइम टू लर्न एवरीथिंग। हयाम उसे कुछ और भी कहती इससे पहले गुलाबी बोली, मैं भी चीज़ें समेट देती हूँ। इट्स ओके बी रिलैक्स हुलैराना। हयाम गुल को देखती हुए बोली, आप ही डू योर वर्क। ओके आप ही। फिर सब तक काम करने लगी। हयाम इस नुकरानी कहा कि मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। हयाम ने उसको गुस्से से देखा और बोली, गुल मेरी छोटी बहन की तरह है, पर है तो नहीं शमामा। हयाम के अंदाज में गुस्सा था। फाइन। गुस्से से कहती शमामा पैर पटकती बाहर की जाने बढ़ गई। शमामा के जाते हयाम ने एक नज़र गुल को देखा जो उसी को देख रही थी। कुछ नहीं हुआ गुल, तुम अपने काम करो। इंसान को कोई भी काम 1-2 दिन में नहीं आ जाता, इसको सीखने में कुछ वक्त लगता है। और फिर उसके साथ आकर खड़ी हुई और मदद करने लगी। रात का खाना बहुत ही खामोशी में खाया गया और फिर खाने के बाद नादिया साहिबा और शमामा वापस से अपने घर जाने के लिए निकल गईं। मगर उनके जाने से पहले हयाम ने शमामा को बहुत ही प्यार से समझाया और वो उसकी बात मान भी गई थी। दिन का आगाज़ एक रोशन सुबह से हुआ। खिड़कियों से आती रोशनी ने पूरे कमरे को रोशन कर रखा था। अफशा अभी फ्रेश होकर बाथरूम से निकली थी जब उसका फ़ोन बजने लगा। वो टॉवल एक साइड पर रखती ड्रेसिंग से अपना फ़ोन उठाकर बेड पर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम सिमल, सब खैरियत है ना? अच्छा चलें ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी 2 बजे। ओके आ जाऊंगी, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन रखकर अपने बाल बांधकर अफशी नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई और अपना सारा काम फुर्ती से कर रही थी क्योंकि उसे तैयार होकर जिमल से मिलने के लिए भी जाना था। नाश्ते से फारिग होकर वो तैयार होने चली गई और 1 बजे के करीब अपने घर से निकली। अफशा अपनी गाड़ी पर थी, इसीलिए आधे घंटे में अपनी मतलूबा जगह पहुँच गई थी और अब एक टेबल पर बैठी जिमल का इंतज़ार कर रही थी। उसको बैठे 15 से 20 मिनट हो चुके थे मगर अभी तक जिमल नहीं आई थी। अफशा ने अपना फ़ोन निकाल कर जिमल को कॉल मिलाई जिस पर उसने अपने ना आने की इत्तला दी और साथ ही अपने ना आने की वजह भी बताई। चले कोई बात नहीं जिमल, हम कल बात कर लेंगे। फ़ोन बंद करके अफशा भी जाने के लिए उठी थी जब उसकी नज़र खिड़की से बाहर नज़र आने वाले मनाज़िर पर पड़ी। वहाँ उसकी यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के एक लड़की को घेरे खड़े थे और एक लड़के को पकड़कर वो बुरी तरह से मार रहे थे। अपना बैग कंधे पर डालती इन लड़कों के करीब पहुँची। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर्स, आप क्यों इन दोनों को परेशान कर रहे हैं? ज़रा सी इंसानियत नाम की चीज़ है आप में? मार मार कर क्या हाल कर दिया है आपने इसका। चले वो तो एक लड़का है, इससे जो भी लड़ाई है आपकी वो एक तरफ, मगर आपकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को हाथ लगाने की? आपको इतनी तमीज़ नहीं है कि एक लड़की से किस तरह से पेश आते हैं। दुपट्टा एक लड़की की इज्जत होता है और आपने उसके सर से उसको ही इज्जत खींच ली। आप जैसे लोग ही हमारे माशरे को ख़राब करते हैं और फिर इल्ज़ाम एक लड़की पर लगाते हैं। सुनो लड़की, अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो वरना बोलने के काबिल भी नहीं रहोगी। तो मुझे हाथ तो लगा कर दिखाओ, हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। मैं उसकी तरह कमज़ोर नहीं हूँ। अफशी ने अपने सामने खड़ी लड़की की जानिब इशारा किया जो डर से कांप रही थी। लड़की, तुमने खुद को मुसीबत को दावत दी है, अब इसका अंजाम भी भुगतो। इन लड़कों में से एक लड़के ने आगे बढ़कर अफशी के मुंह पर थप्पड़ मारना चाहा इससे पहले कि वो अफशी को लगता है इस लड़के का हाथ किसी ने थाम लिया। ओए जाहिल इंसान, निकले हो तुम घर से या नहीं? हाँ बस निकल रहा हूँ। जैन जल्दी से निकल यार, मैं पहुँचने लगा हूँ। अच्छा मेरे भाई बस 10 मिनट में आया। अल्लाह करे तेरे 10 मिनट 10 ही हों। आखिर में वो थोड़ा गुस्से से बोला, अच्छा तो जाके पानी शानी पी, मैं बस अभी आया। कमीने इंसान, रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, ढाबे पर नहीं। अच्छा मेरे भाई गुस्सा ना हो, देख गाड़ी में बैठ गया हूँ, अब मैं आ रहा हूँ, जल्दी पहुंच जाना बस, मेहरबानी होगी। साथ ही आलिया ने फ़ोन बंद करके डैशबोर्ड पर रखा और अपनी गाड़ी पार्क की। जब वो गाड़ी से बाहर निकला तो उसकी नज़र सामने खड़े लड़कों पर पड़ी। वो लड़के उसकी ही यूनिवर्सिटी के थे और ये उनका मामूल था, मगर जिस चीज़ ने उसको चौंकाया था वो वहाँ अफशा की मौजूदगी थी और वो उन लड़कों से बहस कर रही थी। आलिया जैसे उनके करीब पहुंचा एक लड़का अफशी को मारने के लिए बड़ा था। आलिया ने 4 कदम का फासला 2 कदम में तय करके इस लड़के का हाथ थामना था और अफशी को पीछे करके खुद उसके सामने आ गया। क्या बात है भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? इस लड़के के तेवर देखकर आलिया ने तहम्मुल से काम लेना मुनासिब समझा। ये लड़की फजूल में हमारे काम में अपनी टांग अड़ा रही थी, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही देख लूँगी, जाएँ आप यहाँ से। आलिया, ये होते कौन है? कोई एक लड़की की इज्जत खींचने वाले? खामोशी से खड़ी रहें आप। अफशी मैं बात कर रहा हूँ ना, उनका ताल्लुक शायद किसी सियासी पार्टी से था। देखो बीबी, इस लड़की को खुद अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो तुम बीच में मत बोलो। आपको कैसे पता है? अफशी आलिया के पीछे से सामने आ गई थी। आपको मेरी बात समझ नहीं आती? एक बार आलिया ने इसको फिर पीछे करता हुआ बोला था। ये लड़की होकर है, ये लड़की और ये लड़का उसकी मदद करता है, मुजरिम हैं दोनों। इन दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं। एक लड़का अफशी की तरफ बढ़ता चीखा था जिसको आलिया ने बर वक्त रोका। माजरत भाइयों, हम जा रहे हैं यहाँ से। अब अगर इस लड़की ने कुछ भी बोला तो ये अपनी हालत की जिम्मेदार खुद होगी। नहीं, ये कुछ नहीं कहेंगे। साथ ही आलिया अफशी को बाजुओं से थाम कर रेस्टोरेंट से अंदर ले आया और एक मेज़ के पास जाकर झटके से उसका बाजू छोड़ा। बैठे यहाँ पर? नहीं बैठ रही, जा रही हूँ मैं। अफशा, मैंने बोला है बैठे, तमाशा मत बनाए सबके सामने।
आलियान का गुस्सा इस वक्त सवानेज़े पर था। उसके तेवर देखे बहस लिए बगैर उसके सामने बैठ गई। कुछ ही लम्हों बाद आलियान ने अफशी की जानिब देखा जो अभी भी बाहर की तरफ देख रही थी, जहाँ वो लड़के इस लड़की के साथ साथ लड़की को भी मार रहे थे। आपको नहीं मालूम वो लोग कितने खतरनाक हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता था। अफशी आलियान के रवैये पर काफ़ी हैरान थी। आपका मसला क्या है आलियान? मेरा मसला जानना चाहती हैं तो सुने, मेरा मसला आप हैं। अफशा कोई जवाब की तवक्का नहीं थी। एक लम्हे को वो आलियान को देखती रही। मैं आपको पहली और आखिरी बार मुताद कर रही हूँ, मेरे मामला से दूर रहें और उनमें अपनी टांग ना ही डालें तो अच्छा होगा। अगर आप ऐसे मामला में मुदाखलत ना करें तो यकीन करें मिस अफशा निधि, मैं भी दूर ही रहूँगा। और अगर मैं आपकी इस बात पर अमल ना करूँ तो क्या करेंगे आप? अफशा चैलेंज करने वाली नज़रों से आलियान की आंखों में देखती बोली, फिर मैं जो करूँगा ना वो आपको पसंद नहीं आएगा और मैं फिर ज़ुबान से नहीं कहूँगा, अमल करके दिखाऊँगा। याद रखिएगा मैं अपनी बात पर कायम रहने वालों में से हूँ अफशा, और उसे धमकी मत समझिएगा। ओ अच्छा, क्या करेंगे आप? हाँ बोलें। जानती हूँ मैं आप मर्दों को एक ही चीज़ पर आकर ख़त्म होती है आपकी सोच, उसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं? बोले, आप खामोश क्यों हैं? वो दबा दबा चिल्लाई। अफशा की बात सुनकर आलियान का दिमाग ही घूम गया था। उसने कभी भी अफशा से ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। ऐसे क्या देख रही हैं मुझे? यही कि आपके अमल से पहले आपकी घटिया सोच को पढ़ लिया। शट अप अफशा, आलिया ने एक धार से खड़ा हुआ। आपने हम मर्दों को इतना घटिया समझ कर रखा हुआ है। साथ ही उसने गुस्से की शिद्दत से अपना हाथ में इस पर मारा था। अफशी ने पहली बार आलियान को इस कदर गुस्से में देखा। टेबल का शीशा छनाक से टूटकर ज़मीन पर गिरा। इसकी कुचियों ने आलियान के हाथ को भी जख्मी किया। उसके हाथ से धार की मानित खून निकल रहा था, मगर परवाह किसे थी? आलियान, मैं वो क्या मैं वो? उठे और चले मेरे साथ, और अब आपके मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला तो जुबान खींच लूँगा आपकी। आलियान ने उसको बाजुओं से दबोचा, रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। गाड़ी के पास आकर आलिया ने उसका बाजू छोड़ा। गाड़ी को अनलॉक करके उसने अफशी के लिए दरवाज़ा खोला। बैठे, मेरे पास गाड़ी है, आपकी गाड़ी आपके घर पहुँच जाएगी, बैठे अंदर, आलिया ने काफ़ी गुस्से से बोला। इसकी तेवर देखती अफशा खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। आलिया ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था। वो एग्निश में चाबी घुमाता जब अफशी बोली, आलिया मैं खुद चली जाऊंगी, आपको एक बार समझ नहीं आता? खामोशी से बैठी रही। आलियान गाड़ी को रेस्टोरेंट की पार्किंग से निकाल चुका। वो अपनी जख्मी हाथ से ही स्टीयरिंग घुमा रहा था जब अफशी की नज़र उसके हाथ पर गई। आलियान, आपका हाथ जख्मी है तो मैं ड्राइविंग कर लेती हूँ, बल्कि गाड़ी रोकें, पहले फर्स्ट एड की भी ज़रूरत है। कैन यू प्लीज़ शट अप? आलियान धाड़ा। उसके बाद सारा रास्ता अफशा एक लफ्ज़ भी नहीं बोली थी। आधे घंटे बाद आलिया ने अफशा की कॉलोनी के सामने गाड़ी रोकी। आउट। आलिया ने उनकी तरफ देखे बगैर बोला, आप समझते क्या है खुद को? अफशा उसकी तरफ लहजे पर चीखी थी, आई सेड आउट। आलिया के कहते ही अफशा अपना बैग उठाते गाड़ी से बाहर निकली और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। अफशी के जाते आलिया ने अपना जख्मी हाथ गुस्से से स्टीयरिंग पर मारा, जहां से एक बार फिर खून रिसना शुरू हो गया था। जैन जब रेस्टोरेंट पहुंचा था, इसको आलियान कहीं भी नज़र नहीं आया था। उसने आलियान को कॉल मिलाई, मगर उसका नंबर नहीं मिल रहा था। इस रेस्टोरेंट का मैनेजर जैन, आलियान और आरिस को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसने मैनेजर से आलियान के मुतालिक पूछा, मगर जो उसने बताया वो सब सुनकर जैन बहुत हैरान था। उसने फ़ौरन उनका नुकसान पूरा किया और फिर आलियान को कॉल मिलाता गाड़ी की जाने भागा, मगर हर बार एक ही जवाब मिलता। जैन जानता था कि इस वक्त आलियान कहाँ मिलेगा, इसलिए वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए इससे कॉल कर रहा था। आधे घंटे बाद वो इस जगह मौजूद था जहाँ उसे आलियान के मिलने की उम्मीद थी, और उसकी उम्मीद के मुताबिक वो वहीं था। जैन छोटे छोटे कदम उठाता इस मिट्टी के ढेर पर हाथ रखकर आलियान के साथ बैठ गया। अफशी को उसकी कॉलोनी के बाहर छोड़कर हमेशा की तरह अपनी सबसे छोटी वाली जगह चला गया। उस मिट्टी के ढेर पर वो सर रखकर बच्चों की तरह रोया था। दुनिया वालों के लिए वो मिट्टी का ढेर और उसके नीचे एक मुर्दा दफन था। अगर कोई आलियान से पूछता तो वो जगह उसका सुकून थी, उसके बाप की आगोश थी। वो दुनिया से थक हार कर इनकी आगोश में यहाँ समाता था। बाबा कोई भी मुझे क्यों नहीं समझता, वो भी मुझे नहीं समझती। आपको पता है, आज मैं इस ख्याल से ही डर गया था कि अगर मैं वहाँ ना पहुँचता तो वो लड़का उसके साथ क्या करता। बाबा मैं उससे आज बहुत सख्ती से बात की, इसमें भी इसकी भलाई थी, वो क्यों नहीं समझती बाबा। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर काफ़ी देर खामोश हो गया था। अब वो अपने बाबा की कब्र के पास बैठा उनके नाम पर मोहब्बत से हाथ फेर रहा था, जहाँ से खून रिस रिस कर अब बंद हो चुका। ब्यूरोक्रेट मोहम्मद खालिद। बाबा यशल भी इसी रास्ते पर चलना चाहता है जिस पर आप चले। आपके बाद मैं उसको नहीं खो सकता, बल्कि आपके बाद जो कुछ भी खोया है हमने वो ज़रूर वापस हासिल करूँगा बाबा, ये आपके बेटे का वादा है आपसे। कर ली अपने बाबा से हमारी चुगलियाँ। जहन आलियान के साथ बैठता संजीदगी से बोला, क्या शिकायत लगाई है हमारी उनको? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस अपने दिल की बातें कर रहा था अपने बाबा से। अच्छा बेटा चल अब घर चलें। इसीलिए मैं जैन की नज़र आलियान के ज़ख्मी हाथ पर गई थी। यह हाथ पर क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस वो मैं। क्या वो मैं? हाँ कुछ नहीं, रेस्टोरेंट से निकल रहा था तो हाथ पर शीशा लग गया, खुद ही अपने आप को लग गया। हाँ,
ज़रा भी परवाह फिक्र नहीं है तुम्हें अपनी? उसे भी तो नहीं है, आलिया ने आहिस्तेगी से बोला था, मगर ज़ैन ने सुन लिया। किसको नहीं है? तुम्हें ज़रा सी भी फिक्र नहीं है मेरी? लेट थे तो फ़ोन करके बता सकते थे ना मुझे। यार वो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, रुको मैं फर्स्ट एड लेकर आता हूँ। गाड़ी से कहते साथ ही ज़ैन अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा था। 2 मिनट में वो वापस आलियान के पास मौजूद था और उसके हाथ में बैंडेज करने के साथ साथ शेर पड़ रहा था, ये जो आए दिन हम हाथ पे इस इश्क की मोहर लगा बैठते हैं, हमने उसे सर पे चढ़ा रखा है। आलिया ने एक बार ज़ैन से नज़रें चुराई थी। जब दूसरी बार उसने यही शेर पढ़ा तो आलिया ने गुस्से से बोला, स्टॉप दिस नॉनसेंस ज़ैन, क्या इश्क लगा रखा है? कोई इश्क नहीं है मुझे किसी से। ओ अच्छा, फिर शायद तुम्हारे हाथ का ज़ख्म भी और रेस्टोरेंट का मैनेजर और वहाँ के कैमरे और तुम्हारा बार अफशी को देखना, क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं? ज़ैन उसके हाथ पर पट्टी बांध चुका था। मेरे भाई, खुद को ज़्यादा हीरो मत समझा कर, कभी कभी महंगा भी पड़ जाता है। और एक बात बताऊं, क्या अफशा ही वो लड़की है? कौन सी लड़की? वही जिसका जिक्र तुम अक्सर हमसे करते हो। नहीं, तुमसे किसने कहा है? साथ ही उसने ज़ैन से नजरें चुरा ली। अच्छा, अगर अफशा वो लड़की नहीं है तो तुम उसको बार बार क्यों देखते हो? हाँ तुम नहीं तो मैं तो नहीं देखता। या अल्लाह, ये दिन भी देखना रह गया था। दोस्त किसी के इश्क में गोडे गोडे गिरफ्तार है मगर जुबान से इसका लफ्ज़ लेने से भी इनकारी है। तुझे कोई गलतफहमी हुई है? आलियान बहुत ही मध्यम आवाज़ में बोला। हाँ, सारी गलतफहमियाँ मुझे ही तो होती हैं। मेरी आंखों में तो टिच पटन गए लगे हैं ना, मुझे नज़र ही नहीं आता। और एक बात मिस्टर आलियान, खालिद तुम्हारा यूँ मुझसे नजरें चुराना साफ जाहिर करता है कि अफशा ही वो लड़की है। हाँ, अफशा ही वो लड़की है। आलिया ने ज़ैन के सामने अपनी शिकस्त कबूल कर ली थी, क्योंकि वो जानता था किसी भी तरह अब ज़ैन उससे इस बारे में जानकर ही दम लेगा। आलिया ने उसे सब बता दिया था। चलो उठो, घर चलें और तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में जाओगे। पागल हो तुम? ज़ख्मी हाथ से ड्राइविंग क्यों की? अगर एक्सीडेंट हो जाता फिर? ओ यार, कुछ नहीं होता, मामूली सी चोट है। ओ हीरो, तुम मेरे साथ ही जाओगे मेरी गाड़ी में और तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, फिक्र ना करो। और अगर ना भी पहुंची तो कोई बात नहीं, अंकल उसकी हिफाजत कर लेंगे। साथ ही ज़ैन कबर पर हाथ रखता बोला, क्योंकि अंकल रख लेंगे ना। देख, अब तू अंकल ने भी बोल दिया है, चलो चलें। जबकि आलियन उसको घूर कर देख रहा था। तेरी ये गज लंबी जुबान कब बंद होगी? आलियन को हाथ से पकड़ कर उठाता ज़ैन खिलखिला कर हंसा। सही कह रहा हूँ, बहुत फजूल बोलते हो तुम। इसी दौरान वो गाड़ी में बैठ चुके थे। ज़ैन गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। आलियान का मूड भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका। जिस दिन मैं खामोश हो गया ना, सबसे ज़्यादा तुम ही मुझे मिस करोगे। बकवास मत करो, ड्राइविंग पर ध्यान दो। कभी भी मालूम नहीं होता किस वक्त मुँह से निकली बात पूरी हो जाए और ज़िंदगी की डोर एक लम्हे में हाथ से छूट जाए। आलियान जब अफशी को गाड़ी से उतार रहा था, वो एक लम्हे की देर लगाए बगैर गाड़ी को आगे बढ़ा कर ले गया। उसके इस अंदाज से साफ गुस्सा जाहिर था। अफशा छोटे छोटे कदम उठाती अपने घर की जाने बढ़ गई थी। उसके जहन में लाखों सवाल गर्दिश कर रहे थे। सबसे पहले उसको आलियान के इस कदर गुस्सा होने की वजह समझ नहीं आई थी। उसके बाद उसने अफशा को उसकी गाड़ी होने के बावजूद अपने साथ चलने का बोला और फिर उसको उसकी कॉलोनी के बाहर छोड़कर चले जाना। आलियान को उसकी कॉलोनी का कैसे मालूम था? और उसने बोला था उसकी गाड़ी में उसके घर तक पहुंच जाएगी, तो क्या उसको अफशा के घर का भी मालूम था? क्या आलियान उसका पीछा करता रहा था? अपनी ही सोचों में चलती अफशा अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गई थी। जब उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो अपने थकन ज़दा चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजा ली। अस्सलाम वालेकुम मामा। फरहत बेगम को सलाम करते उनका जवाब सुने बगैर वो अपने कमरे की जाने बढ़ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। सब सवाल अभी तक उसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। वो इन सब सवालों के जवाब जानना चाहती थी। अपना बैग बेड पर रखते वो वॉशरूम की जाने बढ़ गई। नल खोलकर उसने मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे और कुछ देर होनी अपने अक्स सामने गए शीशे में देखने लगी। के बाद वो मुर्दा कदमों से बाहर आई। इस लम्हे वो सोच रही थी कि आलियान क्या चाहता है, अब वो क्या करने वाला है। जिस तरह हयाम हर वक्त आरिस से दूर भागने की कोशिश करती थी, इस लम्हे अफशा आलियान से दूर रहना चाहती थी। अपनी सोचों में गुम न जाने वो कब सो गई। काफ़ी देर सोने के बाद जब अफशा शाम के वक्त उठी तो उसने सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की से पर्दे हटाए थे। उसके घर के सामने उसकी गाड़ी खड़ी थी। ये मंजर देखकर अफशी हैरान नहीं हुई थी। वो जानती थी कि आलिया ने भिजवाई होगी। अफशा ने एक सर दाब भरी और फिर से अपने कमरे के पर्दे बराबर कर दिए। आलिया जब घर पहुंचा तो लॉन्च में फातिमा साहिबा और यशल दोनों ही लॉन्च में बैठे इन बातों में मसरूफ थे। आलियान के अंदर दाखिल होते ही वो दोनों उसकी जाने मुतवज्जा हुए थे, मगर वो दोनों उसकी हालत देखकर ठटके थे। आलियान, बेटा क्या हुआ है हाथ पर? फातिमा साहिबा फौरन उसकी जाने बढ़ी थी। मम्मा कुछ नहीं हुआ, बस मामूली सी चोट आई है। यशल, जाओ फर्स्ट एड लेकर आओ मेरे कमरे से। उनके कहने पर यशल भागता हुआ उनके कमरे से फर्स्ट एड लेकर आया। फातिमा साहिबा से अपने पास बिठाकर उसके हाथ पर बंदी पट्टी खोल रही थी। आलियान जानता था उसकी मामा तब तक उसे जाने नहीं देंगी जब तक वो अपने दिल की तसल्ली नहीं कर लेंगी, इसलिए वो खामोशी से उनके पास बैठा रहा। यशल फर्स्ट एड लेकर आलियान और फातिमा साहिबा के सामने घुटने के बल बैठा था। फातिमा साहिबा आलियान के हाथ से पट्टी खोल चुकी थी और अब उसको एंटीसेप्टिक से साफ कर रही थी।
आलिया ने चोट कैसे लगी? कुछ नहीं मामा, बस किसी की इज्जत बचा रहा था, उसी दौरान लड़ाई हो गई थी तो ये जख्म आए हैं। आलिया ने उनको सच बताया मगर घुमाकर। एक लम्हे को फातिमा बेगम के सामने 13 साल पहले का मंजर घुमा। उनके सामने उनके शौहर को एक लड़की के हक में आवाज़ बुलंद करने की वजह से कत्ल कर दिया गया था। फातिमा बेगम की आंखें आंसुओं से भर गईं। आलिया ने कितनी बार समझाया है तुम लोगों को पराए मामलात में मदाखलत मत किया करो। आलिया को समझाने के साथ साथ वो उसके हाथ में पट्टी बांध रही थी। अब नहीं करूँगा मामा। साथ ही आलिया ने उनको गले लगाया। वो जानता था कि अपने शौहर के बाद उनमें अपने बच्चों को खोने का हौसला नहीं है। मम्मा, आलियान भाई ही आपको सबसे प्यारे हैं, हम तो आपकी औलाद हैं ही नहीं ना। सीढ़ियों से उतरती अंजला बोली। वैसे मम्मा आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यशल ने भी दुहाई दी थी। मुझे तुम तीनों ही बहुत प्यारे हो। फातिमा साहिबा ने उन तीनों को सीने से लगाया था। मम्मा फिर भी भाई ही आपके लाडले हैं। उंजला एक बार फिर मुंह बनाकर बोली। उंजला खालिद आप आलियान खालिद की लाडली हैं ना, और मैं? यशल आके पटपटा कर बोला। तुम्हें हम कूड़े से उठा कर लाए थे। इससे पहले आलियान कुछ कहता उंजला बोली। मामा। यशल ने किसी मासूम बच्चे की तरह अपनी माँ को पुकारा। फातिमा साहिबा ने उनको वैसे ही अपने सीने से लगाए सामने दीवार पर नजर आती अपनी फैमिली फोटो की जानिब देखा, जिसमें 4 साल का आलियान और 2 साल की उंजला और कुछ माह का यशल, जिसको खालिद साहब ने उठाया हुआ था, और वो मुस्कुराकर अपने बेटे बेगम फातिमा साहिबा को देख रहे थे। वो एक हंसता खेलता खानदान था जिसने खालिद साहब की वफात के बाद बहुत ही मुश्किलात का सामना किया। चलो सब जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। जी मामा। सब कहते सब अपने अपने कमरों के जाने बढ़ गए थे। खाने के बाद आलिया ने सबसे पहले यशल के साथ अफशा की गाड़ी उसके घर पहुंचाई और उसके बाद घर आकर कुछ देर आराम की। घर से अपने बिस्तर पर लेट गया। आलिया ने भी सोने की कोशिश कर ही रहा था जब एक धार से दरवाज़ा खुला और यशल अंदर दाखिल हुआ। यशल कभी तो आराम से आ जाया करो। जी भाई कहते साथ ही वो छलांग लगाकर बेड पर बैठा था। तुम कभी नहीं सुधरोगे? साथ ही आलिया ने यशल के कान खींचे थे। भाई एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो भाई। क्या ये वही लड़की थी जो बचपन में हमारे घर आती थी? हाँ। मगर तुम्हें कैसे पता? भाई वो बाबा अपनी डेथ से पहले जिस केस पर काम कर रहे थे ना, वो मैंने स्टडी किया था। उस केस के बारे में उन्होंने अपनी डायरी पर जो पॉइंट्स लिखे थे उसमें चौधरी विला जगह का नाम लिखा था और वही लोकेशन थी जहाँ हम आज गए थे। आलिया ने इस बात में सर हिलाया। क्या इसकी वजह से आपको चोट आई? नहीं, बस छोड़ो इस बात को। भाई क्या बाबा का कत्ल इस केस की वजह से हुआ था? बस वो एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाना चाहते थे। उनकी इसी अच्छाई ने उनको मौत के मुंह में धकेल दिया 14 साल पहले। खालिद साहब अपने ऑफिस में बैठे जब एक 20 साल की लड़की एक 6 साल बच्ची उनके ऑफिस में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ रखें। खालिद साहब ने शाइस्तगी से उसको बैठने का बोला। सर मुझे आपकी मदद चाहिए। बेटा मैं आपकी मदद करूंगा मगर मुझे पहले तसल्ली से बताएं हुआ क्या है। इससे पहले वो लड़की कुछ कहती 6 साल बच्ची बोली। अंकल किसी गंदे अंकल ने मेरी फुफ्फो को मारा है। फिर तो वो बहुत गंदे अंकल थे। खालिद साहब अपनी कुर्सी से उठकर उस बच्ची के सामने घुटने के पल बैठे। बेटा आपका नाम क्या है? खालिद साहब ने कुर्सी पर बैठी टांग छुड़ाई बच्ची से पूछा। अफशा। अच्छा अफशा बेटा आप कार्टून देखती हैं? जी चले आए मैं आपको कार्टून लगा कर देता हूँ। खालिद साहब ने अफशा को कुर्सी से उतारा और उसका हाथ थामे अपने ऑफिस और लॉन्च से मुंसलिक दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। अफशा ने मुड़कर अपनी फुफ्फो को देखा जिन्होंने हाथ हिलाकर उसे बाय बोला था। खालिद साहब जब लॉन्च में आए तो आलियान, उंजिला और यशल बैठे कार्टून देख रहे थे। उन्होंने अफशा को भी उनके साथ बिठाया था और आलियान और यशल को सख्ती से हिदायत की थी कि दोनों अफशा को तंग ना करें। आलियान और यशल अच्छे से अपने बाबा की आदत को जानते थे। जब भी उनके क्लाइंट के साथ कोई बच्चा आता वो उसको अपने बच्चों के साथ खेलने या कार्टून देखने के लिए छोड़ जाते। अफशा को लॉन्च में बिठाकर खालिद साहब दोबारा अपने ऑफिस में आए और इस लड़की से बात करने लगे। जी बेटा अब आप मुझे सारी बात शुरू से बताएं। खालिद साहब ने इस लड़की से पूछा था। सर मेरा नाम आयरा चौधरी है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबा हूँ। लाहौर के मशहूर सियासतदान अरशद लग़ारी का बेटा इब्राहिम लग़ारी मेरा सीनियर है। आयरा बता रही थी और वो एक डायरी पर हर डिटेल्स नोट कर रहे थे। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी से निकली तो इब्राहिम और उसके दोस्त मेरा पीछा करने लग गए और बस स्टॉप तक पहुंचने से पहले उनमें से एक ने मेरे मुंह पर रुमाल रखकर बेहोश कर दिया था और अपने साथ ले गए। जब मुझे होश आया तो मैं कमरे में बंद थी और कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। इस अगवा के पीछे को तो वजह होगी शादी। सर वो मुझसे शादी करना चाहता था और अपना रिश्ता उसके अपने बाप के जरिए मेरे घर भी भेजा था, मगर मेरे भाई ने शादी से इनकार कर दिया और इसके वालिद को काफ़ी जलील करके घर से निकाला। इब्राहिम ने इसी बात का मुझसे बदला लेने के लिए अगवा किया। ओके आगे बताएं। खालिद साहब ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए पूछा। सर उसी अंधेरे में मैंने दरवाज़ा ढूंढकर उसे बचाया था, शायद कोई मदद को आ जाए, मगर सब बेकार था। काफ़ी देर चीखने और दरवाज़ा फंसाने के बाद मैं थक कर उसी कमरे में एक तरफ बैठ गई। काफ़ी घंटे इंतजार के बाद वो दरवाज़ा खुला और इब्राहिम लग़ारी अंदर आया। उसके अंदर आते ही कमरा रोशन हुआ। अंदर आने के बाद उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ कर खड़ा किया था और मेरे वालिदैन को काफ़ी बुरा भला कहा। इसी बात तो मुझे दरमियान तक कलामी भी हुई जिस पर उसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा। मेरे जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जिसकी मार की वजह से असरअंदाज ना हुआ हो।
कुछ दिन यही सिलसिला चलता रहा। हमारे दरमियान तरखलामी होती और वो मुझे बहुत बुरी तरह से मारता। एक दिन जब इब्राहिम मेरे पास आया तो वो नशे में था और उसने मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। ये सब बताते हुए आयरा की आंखें भीग गई थीं। फिर चंद दिनों बाद यही सब हुआ। उस दौरान वो मुझसे मिलने 2 बार ही आया था और मैं उसको बहुत बुरा भला कहती और वो मुझे मारता और चला जाता। दूसरी बार जब सब हुआ तो वो काफ़ी दिन नहीं आया था। इन सब दिनों में यहाँ से फ़रार का रास्ता तैयार करने का सोचती रहती। जब एक दिन वो वापस आया तो पहले भी से भी ज़्यादा नशे में था। कमरे का दरवाज़ा खोले ही वो चंद मिनट बेहोश हो गया और मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाते वहाँ से फ़रार का रास्ता तलाश किया, मगर जाने से पहले वहाँ मौजूद किचन से अपनी हिफाजत के लिए कुछ तलाश करने लगी। वहाँ मुझे शराब की कुछ बोतलें नजर आई। मैंने उनमें से एक उठा ली, फिर माचिस ढूंढी। उसके बाद हॉल में मौजूद सोफे चादर उठाई और अपने गिर्द अच्छी तरह फैलाई और हॉल में लगे पर्दों में से एक पर्दा उतार कर उसके ऊपर डाला। फिर उसके ऊपर वो शराब की बोतल उंडेल दी और माचिस को आग लगाकर उसके ऊपर फेंक दिया। चंद ही लम्हों में आग फैल गई और इब्राहिम को वहाँ जलता छोड़कर मैं भाग गई। मगर जो मुझसे गलती हुई वो ये थी कि मैं अपना बैग ढूंढने की कोशिश नहीं की। वहाँ से एक रिक्शा पकड़ के मैं अपने घर गई। रात काफ़ी हो चुकी थी। जब मैं घर पहुंची तो दरवाज़ा बजाने पर मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला। खालिद साहब डायरी पर लिखकर आयरा की हर बात बगौर सुन रहे थे। भाई, अगर आज पापा जिंदा होते तो हम सब ने जितनी परेशानियाँ झेली हैं ना, सब ना होती। यशल अज़ल से इस दुनिया का यही दस्तूर है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। चाहे हम कितनी ही दुआ कर लें, बाज़-औक़ात हमारी दुआएं भी तकदीर के लिखे को नहीं बदल सकती। यशल, तुम कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बस अपनी वकील बनने की ज़रूरत छोड़ दो। नहीं भाई, अपनी ज़िंदगी में बाबा को जो मकाम हासिल करना चाहते थे वो मैं हासिल करूँगा। यशल, बाबा के बाद हमें तुम्हें खोने का हौसला नहीं। कभी सोचा है तुम्हें कुछ हो गया तो मामा कैसे सब बर्दाश्त करेंगी? भाई, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है जो बाबा के साथ हो वो सबके साथ हो। मगर यशल भाई, मेरे ख्याल से आपको अब सोना चाहिए। कहते ही साथ ही यशल उठा और आलियान के कमरे की लाइट ऑफ कर बाहर निकल गया। इस मौजू पर बहस का हमेशा यही अंजाम होता था। नवंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा था और जिमल की सालगिरह में कुछ ही घंटे बाकी थे। हयाम ने अफशा नूरज़ीरी को मैसेज किया कि वो सब जिमल को एक साथ कॉल करेंगे और 12 बजते ही उन सब ने प्लान के मुताबिक जिमल को कॉल किया और एक को एक ज़ुबान होकर सालगिरह की मुबारकबाद दी। उसके बाद उसने चारों ने उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाया था। जिमल, आज कितने सालों की हो गई है? जिमल, आप कितने सालों की हो गई हैं? हयाम ने शरारतन पूछा। हयाम लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछते। जिमल के जवाब वो सभी खिलखिला दी थी। जिमल इस वक्त उनकी छेड़छाड़ से कभी सुर्ख होती तो कभी उनकी डांट देती तो कभी मुस्कुरा देती। उनको बात करते 20 मिनट हो चुके थे जब जिमल बोली, अच्छा अब तुम अपने अपने शैतानी दिमाग को आराम दो और सो जाओ, अहल की कॉल आ रही है। ओहो, आप हमें पहले बता देती, हम पहले कॉल बंद कर देते। जिमल की बात पर हयाम बोली, नहीं नहीं। हयाम, जिमल को उन्हीं की कॉल का इंतज़ार था। बहुत बुरी बात है। वैसे मैंने तुम सबको इन पर तरजीह दी है और उनका मैसेज सबसे पहले आया था, मगर फिर भी मैंने उनका मैसेज देखने के बजाय तुम लोगों की कॉल उठाई है, इसलिए ज़्यादा तंग करने की ज़रूरत नहीं है। भाग जाओ यहाँ से। ओके ओके, हम जा रहे हैं, आप गुस्सा तो ना करें, फ़ौरन नूर बोली थी। जिमल, आप एक काम करें ना। हयाम एक बार फिर बोली। क्या? जिमल ने थोड़ा हैरानी से पूछा। आप भाई को हमारे साथ एक कॉल में ऐड कर लें, हम भी तो सुने भाई आपको क्या कहते हैं। हयाम का लहजा शरारत भरा था। हयाम, तुम मुझसे कल बचो, तुम्हें कल बताऊंगी। अच्छा ना जिमल, ऐड तो करें, भाई को कुछ नहीं होता। नो, बात आ जाओ बेटा, अभी तुम सबकी बारी भी आई है, फिर मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी। ओके, आप भाई से बात करें, हम चलते हैं। सीरी नहीं कहकर बात खत्म कर दी कि अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। इतना कहकर जिमल कॉल काटने ही लगी थी जब हयाम एक बार फिर बोली, जिमल, भाई से बात करके आप मुझे और अफशी को फ़ोन कीजिएगा, हम आपसे एक बात करनी है। अच्छा कहकर जिमल ने उनकी कॉल काट दी और अहल से बात करने लग गई। अहल से बात करके तकरीबन 20 मिनट बाद जिमल ने दोबारा हयाम और अफशी को कॉल की। जिमल, आप कल वो वाला ड्रेस पहनिएगा जो हम 5 का एक जैसा था। हयाम, वो हम सब ने एक ही दिन पहनने का सोचा था, तो मैं कैसे कल पहन आऊँ? जिमल, आप हमारी बात नहीं मानेंगी। फ़ोन से हयाम की आवाज़ उभरी। जिमल ने एक लम्हे को फ़ोन कान से हटाकर देखा, फिर बोली, नहीं। मगर क्यों जिमल? अब की बार अफशीम बोली। बस कह दिया ना नहीं। जिमल ने उसने गुस्से से जवाब दिया था। इसका मतलब आप हमसे प्यार नहीं करती? हयाम की खफगी सी बोली थी। ओह हयाम, मैं करती हूँ तुम दोनों से प्यार, इसीलिए तो हमारी एक बात नहीं मान रही। अल्लाह अल्लाह, अच्छा पहन लूँगी, थैंक यू जिमल। हयाम और अफशी दोनों एक साथ बोली। कल तुम दोनों ने यूनिवर्सिटी नहीं आना क्या? आना है, अफशी बोली। अच्छा चलो शाबाश, सो जाओ, फिर देखो रात का 1 बज गया है। ओके फिर जिमल, अल्लाह हाफिज़। अफशी और हयाम दोनों एक साथ बोली। अल्लाह हाफिज़। जिमल ने भी कह के फ़ोन रख दिया। अस्सलाम वालेकुम जिमल। जिमल जब यूनिवर्सिटी बस में दाखिल हुई तो हयाम और अफशी ने उसे सलाम किया। सलाम करते वो दोनों अपनी जगह से उठी और जिमल को गले लगाकर एक बार फिर सालगिरह की मुबारकबाद दी। बस में मौजूद सब लोगों ने मुड़कर इन दोनों को देखा था। इधर से मैं रीड करूँगी, बैकग्राउंड की आवाज़ों की इग्नोर कीजिए। दोनों जिमल से अलग होती इनको पागल लड़कियाँ के लकब से नवाज़ी इनके साथ ही बैठ गई।
तुम दोनों ने आज खुद को इतनी बड़ी चादर में क्यों लपेटा हुआ है? जीमल ने आबरू झुका कर पूछा था। हयाम और अफशा ने खुद को ऐसे लपेटा था कि इनके कपड़े भी नजर नहीं आ रहे थे। सच सच बताओ क्या बात है? कुछ नहीं जीमल, अफशी बोली थी, जबकि हयाम बोली। जीमल आंखें बंद करो। क्यों यार, करे ना। जीमल ने इसकी बात मानते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। हयाम ने अपने बैग से गुलाब का फूल निकालकर जीमल के सामने किया और इसको आंखें खोलने का कहा। गुलाब का फूल देखकर वो बहुत खुश हुई। शुक्रिया हयाम। जीमल दोबारा आंखें बंद करें। अब की बार अफशी बोली थी। जीमल ने बगैर किसी बहस के आंखें बंद कर ली। अफशी ने भी जीमल के सामने गुलाब का फूल किया और इसको आंखें खोलने का बोला। अपने सामने एक और गुलाब का फूल देखकर वो खुश हुई और फूल थामते हुए अफशा का शुक्रिया अदा किया। एक बार फिर से हयाम ने इसको आंखें बंद करने का बोला और इसके सामने फूल किया और फिर अफशी ने भी यही किया। इन दोनों का ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक जीमल के दोनों हाथ गुलाब के फूलों से भर नहीं गए थे। इस दौरान वो यूनिवर्सिटी भी पहुंच गई थी। बस से उतरकर जब वो ग्राउंड की जानिब बढ़ी तो जीमल को किसी ने आवाज़ दी। जीमल इस जानिब मुतवज्जा हुई और बातों में मसरूफ़ हो गई। जीमल, हम ग्राउंड में जा रहे हैं, आप भी यहीं आ जाइएगा। ओके, मैं आती हूँ कुछ देर में। जीमल के कहते ही वो दोनों ग्राउंड की जानिब बढ़ गई थी। नूर और जरी, हयाम और अफशी का वहाँ इंतज़ार कर रही थी। उन दोनों के पास पहुँचते ही सबसे पहले दोनों ने खुद को अपने ऊपर लपेटी चादर से आज़ादी बख्शी थी। जीमल कहाँ है? इन दोनों को देखकर नूर ने सवाल किया। बस आ रही है, इसी रास्ते में कोई मिल गया था तो इससे बातें करने लग गई। अच्छा। या हयाम, जरी, नूर, अफशी ने एक ही डिज़ाइन के कपड़े पहने हुए थे मगर सबके रंग मुख्तलिफ थे। उन्होंने अपने अपने ड्रेस का हमरंग हिजाब लिया हुआ था। सबके टखनों तक आती फ्राक थे। हयाम, अफशी, नूर और जरी चारों ने रात ही प्लान बनाया था कि वो ये वाला ड्रेस पहनेंगी और इसी वजह से हयाम और अफशी ने जीमल को भी ये ड्रेस पहनने पर राज़ी किया था। जीमल का नीले रंग का, हयाम का काला, जरी का पीला, नूर का हरा, जबकि अफशी का पर्पल रंग का सूट था और वो सब इनमें बहुत ही प्यारी लग रही थी। तकरीबन 10 मिनट बाद जीमल इन सबको ग्राउंड में आती दिखाई दी। इनको देखते ही जरी ने जल्दी से अपने हाथों में पकड़ा फूलों का बुके अपने पीछे कर लिया। जीमल नीले रंग में बेहद खूबसूरत लग रही थी। इन चारों ने एक ज़बान होकर जीमल को देखते हुए माशाल्लाह बोला था। इन पांचों ने वो ड्रेस एक साथ ही लिया था। इनका इरादा इसको किसी फंक्शन पर एक साथ पहनने का था और हयाम ने वो दिन जीमल की सालगिरह का तजवीज़ किया था। जीमल ने जब इन चारों को दूर से देखा तो एक लम्हे को रुकी और फिर माशाल्लाह बोला, क्योंकि वो सब एक जैसे कपड़ों में मलबूस बहुत प्यारी लग रही थी। जीमल के करीब आते ही जरी ने इसे बुके थमाया था और बहुत ही गर्मजोशी से गले लगाकर एक बार फिर सालगिरह की मुबारकबाद दी। जरी के बाद इन तीनों ने भी इसे गले लगाया था। इन चारों की इस तरह बच्चों वाली रद्दमल और शरारतों पर इर्द गिर्द मौजूद लोग इन्हें देख रहे थे और सबसे बेनियाज अपनी मौज में इंजॉय कर रही थी। जीमल, अब आप इस नीले रंग में बिल्कुल इस खूबसूरत मौसम की तरह खिली हुई लग रही हैं। शुक्रिया जरी, वो खिलखिलाई थी। तुम लोगों ने कल इस वजह से मुझे कल जोर दिया हुआ था कि मैं ये वाला सूट पहनूं? जी। हयाम ने फ़ौरन सर हिलाया था। वैसे एक बात बताऊं? जी जी पूछें। नूर फ़ौरन बोली थी। मेरी सालगिरह है, मैं इसलिए तैयार होकर आई हूँ। मगर तुम लोग किस खुशी में तैयार होकर आई हो? वो चारों बहुत ही सादा हुलिये में यूनिवर्सिटी आती थी, सिवाय किसी फंक्शन के वो कभी तैयार नहीं हुई थी। हमने सोचा आपकी सालगिरह है, आप प्यारी बनकर आएंगी तो हम भी तैयार होकर जाते हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो चारों। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा ये बताओ कि आज आप लोगों के कितने लेक्चर हैं? इस चीज़ पर हयाम इसको कहने लगी कि जीमल, आज तो हमारे सब लेक्चर हैं। क्यों कोई काम था क्या? नहीं, वैसे ही पूछा था। अच्छा, और आपके कितने लेक्चर हैं? नूर फ़ौरन बोली थी। आज इनका कोई लेक्चर नहीं है, बस हमारे ग्रुप ने प्रेजेंटेशन पर काम करना है। मैंने आहल को बोला था कि कल कर लेंगे मगर वही नहीं माने। चलें कोई बात नहीं, कहते साथ ही हयाम घूमकर जीमल के साथ आखिरी हुई थी। वैसे जीमल भाई की बहुत लंबी उम्र है, आपने इन्हें दिल से याद किया था और वो आके। हयाम सामने देखती कह रही थी। इसके कहती अफशा, जरी और नूर ने मुड़कर देखा था। आहल के पीछे आरिस, ज़ैन और आलियान भी मौजूद थे। इनका आना ज़रूरी था? बड़बड़ाते हुए हयाम ने अपने चेहरे के अजीब साविये बनाए थे। हयाम की बात जीमल के अलावा किसी ने नहीं सुनी थी। बुरी बात है, हयाम ऐसे नहीं कहते। जी। आरिस, आलियान और ज़ैन को इग्नोर करते हुए हयाम ने एक नज़र जीमल को देखा और फिर आहल को, और इससे पहले कुछ बोलती अफशी बोली, जीमल वैसे सच सच बताएं, आपने और आहल भाई ने मैचिंग करने का प्लान किया था क्या? अफशी, मैंने तुम लोगों को कहने पर ये फ़्राक आज पहना है। जी। अफशी का अंदाज़ जीमल को छेड़ने वाला था मगर वो दोनों ही इस बात से बेखबर थी कि इस बारे में आहल को बताने वाली हयाम थी। इसने जीमल के ड्रेस के कलर के साथ साथ अपने नूर, जरी और अफशी के ड्रेस के कलर भी बताए थे और अब वो अपने बताने पर पछता रही थी। आरिस, ज़ैन और आलिया आहल के पीछे आ रहे थे। जब इनकी नज़र सामने खड़ी लड़कियों पर गई, आहल तो महव सा जीमल को ही देख रहा था जो बहुत ही प्यारी लग रही थी, जबकि आरिस हयाम को ही देख रहा था। इसे हमेशा हयाम को सादगी में ही देखा था और आज इसका ये रूप देखकर इसके दिल ने एक बीट मिस की थी। हयाम का सवरना एक तरफ सबसे बढ़कर इसका काला लिबास था जिसको मज़ीद खूबसूरत बना रहा था। मोहब्बत की जड़ों ने इसके दिल को और मजबूती से जकड़ लिया था। आरिस अभी हयाम को ही देख रहा था जब आलिया ने इस करीब होते बोला, आरिस कहीं तुम्हें इल्हाम तो नहीं हुआ था? मतलब आरिस ने ना समझी से पूछा था। मतलब ये मेरे भाई, यू आर आल्सो इन ब्लैक।
इस पर आरिस ने बेख्तियार अपने कपड़ों की जानिब देखा तो उसकी मुस्कुराहट और गहरी होगी। आलिया फजूल मत बका करो। आरिस, आलियान और जैन इन तीनों के ड्रेस के कलर आहल ने तय किए थे। बज़ाहिर तो आलियान आरिस से बातें कर रहा था, मगर इसकी निगाहों का मरकज़ अफशा थी। पर्पल कलर में वो किसी खिलते गुलाब से कम नहीं थी। आलियान, इसको ऐसे ना देख, अब वो बच्ची नहीं है, तुम्हारी निगाहों का मतलब समझ आएगी। जैन आलियान और आरिस के दरमियान में आया था। क्या मतलब? आरिस ने उलझ कर पूछा था, जबकि जैन ने आंखों के इशारे से इसे कुछ समझाना चाहा था, मगर इसे समझ नहीं आया था। वह इनसे बाद में पूछने का इरादा करते इस वक्त इग्नोर कर गया था। जैन का रद्द-ए-अमल भी इन तीनों से मुख्तलिफ नहीं था, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि इन तीनों की तरह अपने जज्बात से वाकिफ़ नहीं था। पीले रंग और जैन की दिलाई हुई ग्लासेस में जरी इसको बहुत खूबसूरत लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल्स। जैन ने इन पाँचों के करीब आते ही सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। पाँचों ने एक ज़बान होकर जवाब दिया था। सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो जिमल। इन चारों ने बारी बारी जिमल को मुबारकबाद दी थी। कुछ देर वो सब वहीं खड़े होकर बातें करते रहे। आहल, अब तुम्हें प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए देर नहीं हो रही? हमें तो तुमने देर करवाई है, आई थिंक ऐसे कुछ। हमें तो तुमने देर हो रही है कि गर्दान लगा लगा कर जल्दी बुलाया है। आलियान के कहने पर अफशी बोली। जिमल को देखकर भाई का इरादा बदल गया है। सही कह रही हूँ ना भाई? अफशी, बाज आ जाओ, बहुत बिगड़ गई हो, तुम्हें सीधा करना पड़ेगा। चलो जिमल, हम चलते हैं, इनसे हमारा यहाँ खड़े रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी भाई, ले जाए हमारी बहन को। कहते साथ ही हयाम शरारतन मुस्कुराई थी। छोटी, तुम कौन सा कम हो अफशी से? आहल की बात पर हयाम खिलखिलाई थी। जैन, आलियान आ जाओ, हम भी लेक्चर लेने चलते हैं। आरिस सोच रहा था कि आहल के साथ हयाम का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, कि वो इसके साथ कितनी आसानी से बात और हंसी मजाक कर लेती है। ओके भाई, हम भी लेक्चर लेने जा रहे हैं। अपने कंधे पर बैग डालते वो चारों वहाँ से चली गई थी। इनके जाते ही आहल और जिमल भी काम करने के लिए लाइब्रेरी की जानिब बढ़ गए। इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना बंदा ये भी कमाल का था। आहल की पुश्त को देखते जहन ने ये शेर पड़ा था। वैसे आरिस और आलियान, क्या तुम दोनों का भी यही हाल होने वाला है? मुझे तो अफसोस हो रहा है। तुम अभी से हमें बता दो ताकि हम अपने नाजुक दिल को मजबूत कर लें। बकवास ना किया कर जैन, जब तुम्हारा वक्त आएगा ना तब तुमसे पूछूंगा कि इश्क किसको निकम्मा करता है और किसको नहीं। अच्छे अच्छे बंदों को ये इश्क हरा देता है। आज इसके बाद आलियान बोला था, इस दिन से पहले मुझे उठा लेना अल्लाह जी। जैन अपने दोनों हाथ हवा में बुलंद करता बोला। वैसे मिस्टर जैन अल-अबदीन, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये दिन आपके भी बहुत करीब ही हैं। जी नजूमी बाबा। जैन आरिस के सामने दोनों हाथ जोड़ता बोला था। इन दोनों को लाइब्रेरी में बैठे आधा घंटा ही हुआ था जब आहल बोला, जिमल मुझे एक काम याद आ गया है, मैं बस अभी आता हूँ। और फिर वो अपना बैग उठाकर बाहर की जानिब बढ़ गया। बाकी क्लास के साथ बैठी जिमल प्रेजेंटेशन की तैयारी करती रही। आहल को ये अभी घंटा हो चुका था। आज सुबह से ही सब मसरूफ थे। जिमल को लग रहा था कि सब इसको इग्नोर कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। और आहल भी इसको थोड़ी देर में आने का कहकर गायब ही हो गया था। जिमल लाइब्रेरी से निकली अकेली ग्राउंड की सीढ़ियों में बैठी हुई थी जब इसे किसी ने आवाज़ दी। जिमल, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? अरे नहीं, बस अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ। लगता है सब अपने अपने कामों में मसरूफ होकर मुझे भूल गई हैं। जिमल थोड़ा उदास होते हुए बोली। वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। जिमल फिर से उदास सी सीढ़ियों पर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। जिमल जब वहाँ से उठकर जाने लगी जब इसको हयाम की कॉल आई। आप कहाँ पर है जिमल? फ़ोन से हयाम की आवाज़ उभरी थी। कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि बर्थडे प्लानिंग की जा रही है। लाइक अगर मैं होती अंदाज़ा लगा लेना था, लेकिन लास्ट टाइम मेरी बर्थडे थी ना और मुझे भूल गया था। मुझे लिटरली लाइक थोड़ा सा भी याद नहीं था। और जब सारा ने ना मेरे साथ मजाक किया, पता नहीं उसने अजीब अनोखा सा कुछ मजाक किया था छोटे बेबी को लेके ऐसे कुछ। और बाद में जब 12 बजे और उसने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला, मुझे फिर याद आया ओ मेरी बर्थडे थी। उसने मजाक ही कुछ ऐसा किया था, मैं क्रैक ही नहीं कर पाई थी। खैर, क्या हुआ? जिमल ने परेशानी से पूछा था। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा, मैं ग्राउंड की सीढ़ियों के पास हूँ, वहाँ आ जाओ। ओके कहते साथ ही हयाम ने फ़ोन बंद कर दिया था। अगले 5 मिनट में हयाम जिमल के पास मौजूद थी। क्या बात है हयाम, अब बताओ। हयाम के वहाँ पहुँचते ही जिमल ने इससे सवाल किया था। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है, मेरे साथ चलें। मगर कहाँ आप चलें तो बताती हूँ। हयाम जिमल का हाथ पकड़ कर इसको खींचने वाले अंदाज में लेकर वहाँ से चली गई। जिमल को लेक्चर का कहकर हयाम अफशी, जरी और नून कैंटीन की तरफ चल दी। प्लान के मुताबिक उन्होंने वहाँ आहल का इंतज़ार करना था। तकरीबन आधे घंटे बाद आहल इन चारों के पास आया था। लो सब चीज़ें। आहल अपनी गाड़ी में मौजूद सजावट की चीज़ें निकाल कर लाया था। भाई आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम सारे इंतजाम देख लेंगे। मुझे इस बात का यकीन है तुम लोग कोई कमी नहीं छोड़ोगे। एक और बात, केक मेरे दोस्त ले आएंगे, तुम लोग बाकी सब इंतजाम कर लो। ओके। और मैं रेस्टोरेंट की बुकिंग के लिए जा रहा हूँ, आधे घंटे तक आता हूँ। जी भाई। आहल के जाते ही वो सब साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ बनी राहतदारी की
जानिब जल्दी। राहदारी में पहुंचकर इन्होंने अब एक मेज़ खींचकर अपने सामने किया और इस पर सारा सामान निकाल कर रखा और देखने लगी। उफ यार, ये लड़के कभी पूरी चीज़ें नहीं लाते। देखो ज़रा, मोमबत्ती लेकर आए हैं मगर माचिस नहीं लाए, और मैंने भाई को स्नो स्प्रे का भी बोला था, वो भी नहीं लेकर आए। अच्छा तुम परेशान मत हो हयाम, मैं और नूर जाकर लेकर आते हैं। जरी ने फ़ौरन इस मसले का हल निकाला था, मगर जल्दी आना। ओके कहते साथ ही वो दोनों वहाँ से चली गई थी। इनके जाने के बाद हयाम और अफशी दोनों डेकोरेशन के लिए गुब्बारे फैला रही थी जब रायान, जो इनका क्लास फेलो था, इनके पास आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? एक दोस्त की सालगिरह, इसके लिए डेकोरेशन कर रहे हैं। ओह चले, मैं आप दोनों की मदद कर देता हूँ। रायान ने अपना फ़ोन जेब में डालते हुए बोला, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे। इट्स ओके, मैं करवा देता हूँ। कहते साथ ही रायान ने गुब्बारे उठाकर फुलाना शुरू कर दिए थे। अभी वो तीनों गुब्बारे फुला ही रहे थे जब किसी ने पीछे से आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी। यस। हयाम ने बोलते साथ ही मुड़कर देखा। मुड़ते साथ ही हयाम ने बामुश्किल अपने तासरात काबू किए और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। जब वो सब कुछ देर पहले लाए थे तब भी हयाम को खुद पर शख्स की नज़रें महसूस हो रही थी, मगर हयाम ने इसको मुकम्मल इग्नोर किया था। या अल्लाह, ये इंसान बार बार मेरे सामने क्यों आ जाता है? मैं इससे जितना दूर जाना चाहती हूँ, ये इतना ही सामने आ जाता है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ? नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, हम कर लेंगे, जैसे आपकी मर्जी। आरिस कंधे झुकाकर वहाँ पर पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और इन दोनों की सारी कार्रवाई देखने लगा। गुब्बारे फुलाते हयाम ने कुछ अलग किए और इन पर टेप लगाई, और फिर एक हाथ में टेप और दूसरे हाथ में गुब्बारे थामे वो दीवार की जानिब बढ़ी। हयाम दीवार पर गुब्बारा लगाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। गुब्बारा दीवार पर आई थिंक टिक ही नहीं रहा था, बार बार ज़मीन पर गिर रहा था। रुके हयाम, मैं आपकी मदद करवाता हूँ। फूला हुआ गुब्बारा अफशा के पास रख कर वो हयाम के पीछे खड़ा हुआ और इस गुब्बारे को पकड़ा जिसको हयाम चिपकाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान रायान का हाथ हयाम के हाथ से मिस हुआ था, मगर हयाम ने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। आरिस, जो हयाम की हर कार्रवाई बहुत गौर से देख रहा था, इसको रायान का हयाम के करीब जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। हयाम आरिस को इग्नोर किया, रायान के साथ खड़ी इसको गुब्बारों की डेकोरेशन के बारे में समझाने लगी। यह मंजर देखकर आरिस के माथे पर बल नमदार हुए थे, मगर खुद पर जबर किए बैठा रहा। बहुत पुराने ख्यालात मलकियत है मेरी, इसका किसी से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। इस कलम खुद। इससे पहले कि आरिस रायान को कुछ कहता, इसका फ़ोन बजा और वो फ़ोन सुनता वहाँ से चला गया। इसके जाने पर आरिस ने सूखा सांस लिया था। इस दौरान आरिस की निगाहों का मरकज़ अपने काम में मसरूफ़ हयाम थी। कुछ ही देर में नूर और जरी भी वापस आ गई थी। हयाम गुब्बारों से सजावट करने में मसरूफ़ थी और साथ साथ हवा से उठते हुए गुब्बारों को भी पकड़ रही थी। इन गुब्बारों को संभालते और लगाते वो बेहाल हो रही थी। सामने बैठा आरिस ये सब कुछ खामोशी से देख रहा था। गुब्बारों को संभालते बेहाल होती हयाम इन तीनों को बोली, यार मुझे लगता है तुम तीनों ने अपने मुंह के अंदर कोई गैस पंप लगवा लिया है, इतनी तेजी से गुब्बारे फुला रही हो और ये सब मुझसे संभाले भी नहीं जा रहे हैं। आरिस हयाम की इस बात पर मुस्कुरा गया। इस वक्त इसका कुछ देर पहले रेयान की हरकत पर बिगड़ने वाला मूड अब ठीक हो चुका था। यार देखो, जैसे भी लग रहे हैं इनको लगा दें, और गुब्बारे ज़मीन पर ही पड़े हैं, इनकी फिक्र क्यों कर रही हो, और तुम आराम से इन सबको लगाओ। अफशा हयाम की हालत देखते बोली थी। हयाम को इस तरह हल्कान होता देख आरिस इसकी मदद करने को हयाम के करीब गया था। जब हयाम के हाथ में पकड़ा वो गुब्बारा गैस ज़्यादा होने की वजह से एकदम फट गया था और वो डर कर पीछे हुई थी। पीछे होते ही हयाम आरिस के सीने से जा टकराई। किसी से टकराने पर हयाम ने मुड़कर देखा था, आरिस इसके पीछे खड़ा था। खुद को संभालती हयाम सीधी हुई थी जब इसके पैरों में मौजूद एक और गुब्बारा फटा और हयाम एकदम पीछे हुई। पीछे होने से इसका पाँव कम हवा वाले गुब्बारे पर आया और इसका बैलेंस बिगड़ा था। हयाम गिरने ही वाली थी कि आरिस ने हयाम को आगे बढ़कर थामा और सीधा खड़ा किया था, जबकि जरी, नूर और अफशी कुछ फासले पर खड़ी इन दोनों की हालत को देखकर अपनी हंसी दबा रही थी। हयाम की नज़रें शर्म से झुकी हुई थी। एक लम्हे को आरिस इसको यूं देखकर मुस्कुराया था। आप इसको रहने दें, मैं कर लेता हूँ। इसने हयाम को सीधा खड़ा किया और साथ ही इसने झुककर गुब्बारा उठाया था। नहीं, मैं कर लूँगी, आपका शुक्रिया। और फिर तेज़ी से गुब्बारों को चिपकाने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। एक हाथ से हयाम ने गुब्बारा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से अपने दांतों की मदद से टेप काट रही थी। उफ, लड़कियां कभी नहीं सुधर सकती। आरिस ने गहरी सांस ली थी और छोटे छोटे कदम उठाता हयाम के करीब आया और इसके हाथ से वो टेप ली जिसको वो दांतों से काटने की कोशिश कर रही थी। आरिस की हरकत पर जहाँ हयाम ने मुड़कर देखा, वहीं नूर, अफशी और जरी भी इनको मजीद दिलचस्पी से देखने लगे। आरिस ने हयाम को हाथों से वो टेप लेकर इसको अपने दांतों से काटा और हयाम के पीछे खड़े खड़े गुब्बारे पर लगा दी। वह तीनों आरिस को ही देख रही थी। हयाम का चेहरा पूरी तरह सुर्ख हुआ था। हयाम जैसे अपना हाथ गुब्बारे से हटाने लगी, आरिस इसका इरादा भांपते हुए, हयाम इसको मत छोड़िएगा वरना ये दोबारा गिर जाएगा। इसने गुब्बारा तो नहीं छोड़ा था, मगर थोड़ा साइड पर होकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि अगर वो ज़रा सा भी हिलती तो दोबारा आरिस से टकरा जाती। आरिस की कलून की खुशबू इसे अपने हिसार में ले रही थी। कुछ तो था इसकी ज़ात में जो हयाम को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा था। मैं बाकी काम देख लूँ, कहते साथ ही हयाम आरिस के पास से इन तीनों की जानिब चली गई थी। यार, तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही फिल्मी सीन नहीं होने लग गए, हर वक्त गिरती पड़ती रहती हो, ध्यान से चला करो। अफशी लहजे में शरारत लिए बोली थी। अफशी की इस बात पर हयाम ने एक जोरदार मुक्का इसकी कमर पर मारा।
अपना काम चुप करके करो। आज जालिम लड़की, अफशी चीखी थी। गुब्बारे लगाते आरिस ने मुड़कर इनकी जानिब देखा। कुछ नहीं हुआ आरिस भाई, शायद चूंटी ने काटा है। आप सब मुझे आहल और जिमल की तरह आरिस कह सकती हैं। कहते साथ ही वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। हयाम टेबल सेट करी थी। उन्होंने सालगिरह के लिए बहुत अच्छी डेकोरेशन की थी। मंजर कुछ यूँ था कि सब टेबल पर केक रखना जिस टेबल पर केक रखना था वो पूरा फूलों से भरा हुआ था। बस केक की जगह खाली थी और एक तरफ छुरी पड़ी थी जिस पर लाल रंग का फीता लगा हुआ था। मेज़ के पीछे गुब्बारे से हैप्पी बर्थडे जिमल लिखा था और इर्द गिर्द काफ़ी रंग बिरंगे गुब्बारे आई थी ऐसे कुछ लगाए हुए थे। कुछ गुब्बारों में हवा भरकर इनको ज़मीन पर जोड़ा गया था और इस मेज़ के सामने आरिस ने अपना DSLR स्टैंड पर फिट किया था। अभी वो लोग सजावट करके फारिग हुए थे जब वहाँ पर आहल आया। ग्रेट जॉब गर्ल्स। आहल को डेकोरेशन वाकई बहुत पसंद आई थी। शुक्रिया भाई, मगर ये सब आरिस की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। जरी फ़ौरन बोली थी, थैंक यू यार, अब शर्मिंदा तो मत करो आहल। आरिस आहल की जानिब देखता बोला था, अभी तक शैतान के चेले केक लेकर नहीं आए। आहल घड़ी पर वक्त देखते बोला, बस आ ही रहे हैं दोनों, कुछ देर पहले ही मैसेज आया था। लो इंतज़ार क्या करना, इनका आ ही गए हैं। आरिस के कहते ही आहल ने मुड़ कर देखा। वो दोनों दांत निकालते इन सबकी जानिब भी आ रहे थे। शुक्र है किसी भी किस्म के नुकसान के बगैर अच्छी अरेंजमेंट हो गई है। आहल अभी सोच रहा था कि इसकी सोच गलत साबित होगी। जैन और आलियान दोनों ही मुस्कुराते एक दूसरे से बातें करते आ रहे थे जब जैन का पाँव किसी चीज़ से टकरा और इसका बैलेंस बिगड़ा और इसने खुद को तो गिरने से बचा लिया, मगर इसके हाथ में मौजूद केक का डिब्बा नीचे जा गिरा। जैन ने झुककर इस डिब्बे को उठाया और उसको खोलकर देखा था। केक बुरी तरह खराब हो चुका था। सॉरी आहल। इसने दूर से ही आहल को देखते कान पकड़ लिए थे। आहल जैन को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कभी तो कोई सीधा काम सीधी तरह कर लिया करो। जैन आहल गुस्से से बोला था। अच्छा सॉरी, तुम फिक्र ना करो, मैं एक और केक ले आता हूँ। नहीं जैन, तुम रहने दो, तुम वैसे ही आफत की पुड़िया हो, हर चीज़ खराब कर देते हो, कोई और चला जाएगा। आरिस जैन को घूरते हुए बोला था जिस पर इसने मुंह फुला लिया था। यार ऐसे ना बोलो, मैंने जानबूझकर थोड़ी गिराया है। आलियान तुम चले जाओ और देखो मेरे भाई जल्दी आना। अच्छा मैं जाता हूँ। जैन कार की चाबी दे। इससे कार की चाबी लेकर आलियान बाहर की जाने बढ़ा था। आलियान रुको। आहल ने इसको पीछे से आवाज़ दी। क्या हुआ? आलियान ने मुड़कर आहल की जानिब देखा था। अफशा को भी अपने साथ ले जाओ। भाई मैं? जी ज़रा देख कर जिमल की पसंद का केक ले आना। वैसे तो मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, तुम्हें तंग नहीं करेगा। जी सरदा बढ़ते अफशी बोली थी। अब फिक्र मत करो अफशी, वो बस इस बंदर को देख कर ही रंग पकड़ता है। आई थिंक ऐसे कुछ। भाई बांदर नहीं बंदर होता है। अफशी खिलखिला दी थी। आहल और अफशा को ये बातें करता देखा आलियान बोला था, आहल अब देर नहीं हो रही है। इसके लहजे में कोई नरम तासरात नहीं थे। शायद ये अफशा और आलियान की पिछली मुलाकात का असर था। आ रही हूँ मैं। अफशा भी इसकी तरह ऊंची आवाज़ में बोली थी। इनके दरमियान हाल सट महरी सब ने नोट की थी, मगर सब खामोश रहे थे क्योंकि वे आज के खुशगवार दिन को ज़ाया नहीं करना चाहते थे। अफशा तेज़ कदमों से आलियान के करीब पहुंची थी। इन दोनों के जाती आहल खुद भी जिमल के लिए गिफ्ट लेने चला गया था। सारे रास्ते आलियान और अफशा के दरमियान एक खामोशी हायल रही थी। दोनों में से किसी ने बीच को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। बेकरी में दाखिल होते ही आलियान ने अफशा से पूछा, जिमल के लिए चॉकलेट फ्लेवर में ही केक लेना है? जी। एक लफ्ज़ से जवाब दिया गया था। जवाब देते ही अफशा केक देखने लग गई और इसने एक केक पसंद किया जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। भाई ये वाला केक करते हैं। अफशी ने सेल्समैन को मुखातिब किया था। नहीं ये नहीं लेना। क्यों? ये बहुत सिंपल है। तो फिर क्या आपको फूलों से भरा केक चाहिए? जी मज़ीद केक देखता हूँ। आलियान आगे बढ़ गया था। अफशा ये देखिए ये अच्छा है। सीरियसली आलियान, हमने जिमल की बर्थडे का केक लेना है, ना कि किसी की शादी का। भाई आप ये वाला पैक कर दें। अफशी ने एक केक पैक करने का बोला जो चॉकलेट फ्लेवर में दिल की शक्ल में बना हुआ था और इसके ऊपर गुलाब के फूल बने हुए थे। इसके इर्द गिर्द सुनहरी रंग के मोती लगे हुए थे और इस बड़े वाले फूल को उतार दें। अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप मत देखें। आलियान की बात पर अफशी ने बामुश्किल सब्र का घूंट भरा था। एटलीस्ट इस पर हैप्पी बर्थडे जिमल लिखवा लें। भाई इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे जिमल लिख देना। और कुछ मैडम? नहीं अफशा कहते साथ ही इधर उधर देखने लगी थी। भाई आपकी बेटी की सालगिरह है? सेल्समैन पूछे बगैर न रह सका। हमारी एक दोस्त की सालगिरह है। अफशा गुस्से से कहते चॉकलेट फ्रीजर की जानी पड़ गई थी। भाई आपकी बीवी बहुत गुस्से वाली लगती है। आलिया ने मुड़कर एक नज़र अफशा को देखा था और फिर थोड़ा मुस्कुराया था। अगर अफशा सुन लेती ना तो सेल्समैन का मुंह केक में होना था। वो मेरी बीवी नहीं है, दोस्त है। ओह सॉरी। सेल्समैन ने फ़ौरन माजरत की थी। इट्स ओके। अफशी ने फ्रीज़र से कुछ चॉकलेट्स निकाली और वो भी काउंटर पर ला कर रखी। साथ ही पेमेंट करने के लिए अपना बैग खोला और मैं अपना पर्स यूनिवर्सिटी में भूल आई हूँ। अफशा ने अपना बैग बंद करते वो चॉकलेट्स वापस रखती और केक पकड़कर गाड़ी में जाकर बैठ गई। आलियान जो कि केक की पेमेंट कर रहा था, इसने अफशी की हरकत बहुत गौर से देखी थी। अफशा के जाते इसने वहाँ से 2 चॉकलेट उठाई और इनकी पेमेंट करके गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठते आलिया ने अफशा को अपनी सोचों में घुम पाया था। आलिया ने गाड़ी को रिवर्स करते अफशा को देखा। अफशा क्या आप ठीक हैं? जी। एक लफ्ज़ी जवाब।
आपने चॉकलेट्स क्यों नहीं दी? आप मेरी हर चीज़ पर नज़र रखते हैं क्या? मतलब आलिया ने गर्दन मोड़कर इसे देखा था। मेरा मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं मिस्टर आलियन। नहीं, मैं वाकई आपकी बात नहीं समझा। आपको मालूम है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? आपको क्या लगता है मुझे नज़र नहीं आता? मुझे बार बार देखते हैं, मेरा पीछा करते हैं। कहते हुए अफशा ने अपना रुख आलियन की जानिब किया था। मतलब ये मिस्टर, मेरी नज़र आप पर है। जिस तरह आप मुझे देखते हैं मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। ओह अच्छा, यानी आप भी मुझे देखती हैं, जो आपने ये सब नोट किया है। शट अप। मेरा मतलब ये था कि मैं अपने इर्द गिर्द नज़र रखती हूँ कि हो क्या रहा है। आप जानते हैं हमारे मुल्क में लड़कियों को अपनी हिफाजत के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। आपको कोई सिक्योरिटी इशू होना नहीं चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा है। आलियन गाड़ी मोड़ते हुए बोला था। क्या मतलब है आपका? एक तो आपको हर बात का मतलब समझाना पड़ता है। आलियन अफशी की जानिब देखकर बोला था, जिसके चेहरे पर गुस्से के आसार साफ नुमाया थे। लगता है आपने काफ़ी रिसर्च कर रखी है मुझ पर। जी की तो है, मगर ज़्यादा नहीं। क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई आपको? मैंने आपके ऊपर रिसर्च सिर्फ आपकी किए गए एक जुमले की वजह से की है। कौन सा जुमला? अफशा ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा था। अगर आप अपनी ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात को तरतीब दें तो आप इसका भी जवाब जान जाएंगी। अफशा ने उलझ कर आलियन को देखा था। इसी दौरान वो दोनों यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। आलिया ने पार्किंग में गाड़ी पार्क की थी। आपकी हर उलझन वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगी और आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा जो इस लम्हे आपके जहन में गर्दिश कर रहे हैं। मुझे तो कुछ सस्पेंस, कुछ गड़बड़ लग रही है। जी, कहते साथ ही अफशा गाड़ी से निकलने लगी थी जब आलिया ने इसे रोका था। ये चॉकलेट्स आपके लिए नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अफशा गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी जब आलिया ने बोला, अफशा 2 मिनट मेरी बात सुने। जी प्लीज़ बैठें। अफशा खामोशी से वापस अंदर बैठ गई थी। जी, अफशा ने घूर कर इसे देखा था। मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। किस बात पर? वो कुछ दिन के पहले के रवैये पर। इट्स ओके अफशा, वो लोग बहुत खतरनाक थे, आपके साथ कुछ भी कर सकते थे। आप दूसरों के मामलात में मुदाखलत मत किया करें। आज आलियन के लिए लहजे में नरमी थी। आई एम सॉरी। आलियन इसकी जानिब देखते बोला था। इट्स ओके। अफशा खिड़की से बाहर देखती बोली थी। क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? आलियन अफशा की जानिब देखता बोला था। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। तो फिर आप मेरी तरफ से ये चॉकलेट्स आपके लिए। अफशा ने खामोशी से चॉकलेट्स आलियन से ली थी और गाड़ी से बाहर निकल गई थी। जबकि इसके जाने के बाद आलियन ने सरदा भरी थी। आलियन गाड़ी लॉक करता फ़ौरन अफशा के पीछे भागा था। साथ ही इसने आरिस को मैसेज किया, हम आ गए हैं, कोई जिमल को बुला लाए। जिस पर इसे फ़ौरन आरिस का जवाब मसूल हुआ, तुम लोग पहले आ जाओ फिर हम बुला लेंगे। अगले 5 मिनट में वो दोनों इसके सामने मौजूद थे। अफशा ने केक लाकर मेज़ पर रखा। हयाम, आहल भाई भी आने वाले होंगे। ऐसा करो जिमल को बुला लाओ। भाई को आने दो, फिर जाती हूँ। अच्छा। फिर हयाम और अफशी एक बार फिर सब तैयारियाँ दिखने लगी जबकि नूर और जरी तस्वीर बना रही थी। आरिस अपने DSLR को सेट कर रहा था जबकि आलियन और जैन अपनी बातों में मशगूल थे। सब कुछ तैयार है? आहल ने आते ही सबसे पूछा था। सबने अपने अपने काम छोड़कर मुड़कर इसे देखा था। जी भाई, एक बार आप देख लें। हयाम ने कहते साथ ही डिब्बे निकाल कर केक स्टैंड पर रखा और इसको कवर से ढक दिया था। आहल सबसे पहले टेबल की जानिब देखा। टेबल पर केक स्टैंड पर दिल की शक्ल में बना चॉकलेट केक था और इसके ऊपर गुलाब के फूल बनाकर लगाए हुए थे। आहल ने केक का ढक्कन उठाया और अपना तोहफा निकाल कर इस केक पर बने हुए गुलाब के फूल पर फिक्स किया और दोबारा केक को कवर करके रख दिया। जाओ हयाम, जिमल को बुला लो। जी भाई। अपनी फ्रॉक संभालती हयाम ने जिमल को कॉल मिलाई। हयाम जैसे ग्राउंड में पहुंची थी, जिमल ग्राउंड की सीढ़ियों पर ही मिल गई थी। जिमल मेरे साथ चले, मुझे आपसे एक काम है। कहते साथ ही हयाम जिमल का हाथ थाम कर अपने साथ ले जाने लगी थी। आराम से लड़की चलो, लड़के आराम से चलो। सॉरी। हयाम अपना फ्रॉक थामे तेज चल रही थी जबकि जिमल अपना फ्रॉक संभालती बेहाल हो रही थी। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर पहुंचकर हयाम ने अपना सांस बहाल किया और जिमल की आंखों पर हाथ रख दिया। क्या कर रही हो हयाम? जिमल, बस आप मेरे साथ चलें। हयाम जिमल को ले जाकर जैसे ही इस जगह आई, इसने जिमल की आंखों से हाथ उठा दिए। अपने सामने का मंजर देखकर जिमल ने हैरत से अपने सामने मौजूद सब दोस्तों को देखा और फिर हयाम को। वो मंजर सब बहुत ही खूबसूरत था। ये दूसरी सालगिरह में पढ़ रही हूँ नॉवल में। जिमल के सब दोस्त रंग बिरंगे गुब्बारों से भरे फर्श पर खड़े मुस्कुरा कर इसकी जानिब देख रहे थे। जिमल छोटे छोटे कदम उठाती इनकी जानिब बढ़ी थी। इसके पीछे हयाम भी थी। इन लम्हात में मुस्कुराहट जिमल के लबों से जताई नहीं हो रही थी। वो दिल में खुदा का इतने अच्छे दोस्त और आहल जैसा इंसान मिलने पर शुक्र अदा करी थी। सबसे पहले आहल भागता हुआ जिमल के करीब और अपने हाथ में पकड़े फूल जिमल के सामने किए थे। फूल देखकर जिमल मुस्कुरा दी थी। शुक्रिया आहल। जिमल ने फूल थाम लिए थे। आहल के बाद जैन जिमल के करीब आया था। इसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर बांधे हुए थे। जैसे ही वो जिमल के करीब आया, इसने अपने पीछे छुपाई फूलों की बत्तियां जिमल पर फेंकना शुरू कर दी। जैन की सरकत पर सब मुस्कुरा दिए थे। जैन, जिमल की बर्थडे है, शादी नहीं। कोई बात नहीं, करने दो इसे अपना शौक पूरा, और जहाँ तक शादी की बात है वो भी हो जाएगी। आहल की बात पर जिमल शर्माने लग गई थी। इन तमाम मनाजर को अफशा अपने मोबाइल में कैद कर रही थी। यही तमाम मनाजर DSLR की आंख में भी कैद हो रहे थे। हयाम और नूर ने जिमल के ऊपर स्नो स्प्रे की बरसात करती थी। जिमल का मुंह सारा स्नो स्प्रे से भरा हुआ था। जिमल की सिटरी मखलूक का नज़ारा पेश करी थी। हयाम, अफशी, नूर, जरी ने इसके साथ
वैसे ही तस्वीर ली और स्टेटस अपलोड कर दिया, हैप्पी बर्थडे टू भूतनी। और फिर इसको केक वाले मेज़ के करीब लेकर गई। अफशी सबकी तस्वीरें लेने में मसरूफ थी, वो हर एक लम्हा कैमरे की कैद में कैद करी थी। जबकि हयाम केक निकाल कर केक टेबल पर रखने के लिए बड़ी, जो जिमल के आने से पहले उन्होंने उठाकर साइड पर रख दिया था। हयाम ने जैसे केक स्टैंड टेबल पर रखने के लिए उठाया था, वो एकदम इसके हाथों से फिसला। इससे पहले कि केक गिरता, आरिस ने जल्दी से इसको थाम लिया। आरिस के केक को थामने की वजह से हयाम के हाथ इसके हाथों में थे। हयाम ने फ़ौरन सीधे होते हुए इसके हाथों से अपना हाथ लग किया थे। आज के लिए एक ही केक का नुकसान बहुत है, आप दूसरा केक मत खराब करें। हयाम खामोशी से केक रखते साइड पर होगी। चले जिमल, हयाम ने जिमल को पकड़कर केक वाली मेज़ के सामने खड़ा किया था। हयाम ने केक काटने के लिए फीते वाली छुरी पकड़कर जिमल के सामने की, जैसे ही जिमल छुरी को पकड़ने लगी, हयाम ने पीछे कर ली। हयाम की हरकत पर सब हंस दिए थे। हयाम ने दो से तीन बार यही हरकत की। बस करो हयाम, कोई बेचारी क्यों बेचारी को केक काटने के लिए तरसारी हो, आहल हयाम को देखते हुए बोला था। अब ऐसी भी बात नहीं है आहल। साथ ही जिमल ने केक काटने के लिए केक मौजूद कर उठाया था। केक को देखते ही जिमल ने सबकी जानिब देखा था और केक के ऊपर पड़ी अंगूठी उठाई थी और बहुत ही नज़ाकत से अपने हाथ में पहना था। अंगूठी पहनने के बाद जिमल ने अपना छुरी वाला हाथ केक काटने के लिए बढ़ाया। जब हयाम ने इसको रोका, अफशी ये सब मंजर अपने कैमरे में कैद कर रही थी। आहल जिमल की जानिब भी देख रहा था। जब आरिस ने इसके कान में सरगोशी की, बस कर, अब इसे केक भी काटने दे, मैंने इसको कब रोका है, आहल फौरन बोला था। चंद लम्हों बाद जिमल ने केक काटा और जैसे इसने केक का पीस उठाया, सबने जोर दिया कि वो सबसे पहले आहल को खिलाए। सबकी बात मानते हुए उसने आहल की जानिब केक का पीस बढ़ाया। इससे पहले कि जिमल आहल को खिलाती, हयाम ने जिमल का बाजू पीछे से थोड़ा सा खींचा। जिमल ने जब दोबारा आहल को खिलाना चाहा तो हयाम ने फिर वही हरकत की। जहाँ सब इस मंजर से लुत्फानंदोज हो रहे थे, वहाँ हयाम की आंखों में शरारत की चमक थी। लड़की बस कर दो भाई, क्या याद करेंगे, आप खा ले जिमल की सालगिरह का केक। अपने आखिरी अल्फाज पर इसने जोर दिया था, हयाम बाज आ जाओ। आहल की बात पर हयाम खिलखिलाई थी। जिमल जब भी किसी को केक खिलाने लगती तो हयाम ऐसे ही करती, जिमल का हाथ पीछे खींच लेती। आखिर में जब हयाम की बारी आई तो आहल बोला, हयाम अब तुम बचो मुझसे, छोटी आहल अब आप कुछ मत कीजिएगा। पहले ही हयाम बहुत शरारती बनी हुई है, क्यों ना करूँ शरारत, आखिर मेरी दोस्त की सालगिरह है। जी और छोटी ने ये सब शरारतें आज ही करके सारी कसर निकालनी है। जी बिल्कुल भाई। आहल और हयाम की बहस को इग्नोर करते हुए जिमल ने केक हयाम की जानिब बढ़ाया तो आहल ने एकदम जिमल के हाथ को आगे की जानिब धकेला। इससे पहले कि केक हयाम के मुंह पर लगा, बकमाल बामहारे से बचते हुए पीछे की जानिब झुकी, जिसकी वजह से केक हयाम के चेहरे पीछे खड़े आरिस के मुंह पर जा लगा था। आहल की हरकत पर जिमल ने इसे घूरा था, जो अपने कान को हाथ लगाकर जिमल से सॉरी बोल रहा था और फिर हयाम को घूरा, जो मासूमियत थे भरपूर एक्टिंग करते हुए कहने लगी, मेरी कोई गलती नहीं है, कोई बात नहीं जिमल, बर्थडे पार्टीज में ऐसा हो जाता है। आरिस मेज़ पर पड़े टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकालते बोला था, जबकि आरिस की बात पर जैन और आलन का मुंह खुल गया। आरिस जो खुद की सालगिरह पर इनको ये हरकत करने ही नहीं देता था, अब कैसे कह रहा था, कोई बात नहीं जैन भाई, हमारा दोस्त हमारा ना रहा, इश्क ने इसे भी बदल दिया है। देख कैसे कह रहा है कि कुछ नहीं होता, सिर्फ इस वजह से कि केक हयाम की वजह से इसके मुंह पर लगा है। अगर कोई और होता तो यही कूल मैन इस वक्त एंग्री मैन बना होता। आज का दिन इन सब ने अपनी शरारतों से बहुत ही खास और यादगार बना दिया था। आखिर में तोहफों की बारी आई। सब ने जिमल को बारी बारी तोहफे दिए थे और साथ ही इसे खुशियों भरी जिंदगी की दुआएं दी थी। आरिस अपना DSLR उतार चुका था। जब सबने तोहफे दिए थे तो जरी बोली थी, जिमल अब इनको खोले भी। इसने एक तोहफा उठाया ही था कि हयाम और अफशी एक साथ बोली, नहीं जिमल अभी रुक जाए। जिमल ने इन दोनों को देखा जो सब चीज़ें समेट रही थी और फिर तोहफा वापस मेज़ पर रख दिया। जबकि अफशी ने नूर को कुछ कहा तो इसने पहले जिमल को देखा और फिर अच्छा कहते इसके पास गई और इसके तमाम तहाइफ उठाकर एक बैग में डाल दिए। जबकि हयाम ने आहल को बहुत ही राजदारी से बोला कि वो गाड़ी निकाले, बस अब जिमल को लेकर आती हैं। हयाम के कहते ही आहल और बाकी लड़के वहाँ से चले गए थे। जिमल जी आज हम अच्छा सा लंच करते हैं बाहर से, इतना सब किया है तुम सब ने, ये काफ़ी है, लंच रहने दो। हम आपसे पूछ नहीं रहे, आपको बता रहे हैं, है ना अफशा फ़ौरन बोली थी, अच्छा ठीक है, मगर हम जाएंगे कैसे। जिमल गाड़ी और ड्राइवर दोनों तैयार हैं, बल्कि आपके साथ बॉडीगार्ड्स भी मौजूद हैं। हयाम शरारत से बोली थी, ड्राइवर तो हर वक्त ही तैयार रहता है। साथ ही अफशी ने जिमल को आंख मारी, बदतमीज़ लड़की, और फिर अपना सामान पकड़कर इनके आगे आगे चलने लगी। पीछे वो चारों इस बात पर बहस कर रही थी कि जिमल के साथ कौन बैठेगा, और वो इसी बहस में एक दूसरे को पीछे करने लगी कि वो जिमल के साथ बैठेगी। और इसी तरह लड़ते लड़ते वो पार्किंग एरिया तक पहुंच गई थी। आहल और आरिस दोनों गाड़ियों के बाहर खड़े थे, जबकि जैन और आलन पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे। जब आहल इन चारों को पीछे वाली बच्चों वाली हरकतें करते देखा तो बोला, जिमल के साथ जो मर्जी बैठ जाए, मगर जिमल मेरी गाड़ी में ही बैठेगी। आहल की बात पर जिमल कंधे झुकाकर गाड़ी में जा बैठी। वो सब जिमल के बैठती गाड़ी की जानिब भागी थी, मगर इसी दौरान हयाम का दुपट्टा इसके जूते में फंसा था और रुक कर इसको निकालने की कोशिश करने लगी। हयाम को साथ न पाकर जरी ने मुड़कर इसे देखा। इस अपने जूते के साथ लगा देकर भी इसके पास से दुपट्टा निकालने में उसकी मदद करने लगी। इतनी देर में नूर और अफशी आहल की गाड़ी में बैठ चुकी थी, और जब हयाम ने ये मंजर देखा तो नूर और अफशी को कहने लगी, ये तो नाइंसाफ़ी है, निकलो तुम दोनों बाहर और जाकर दूसरी गाड़ी में बैठो।
अब तो हम बैठ गए हैं और अब बाहर नहीं निकलेंगे। साथ ही उन्होंने हयाम और जरी को बाहर हाथ हिलाकर अल्लाह हाफिज़ कहा और गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया। हयाम तुम दोनों दूसरी गाड़ी में बैठ जाओ। आहल के कहते ही हयाम ने मुड़कर दूसरी गाड़ी की जानिब देखा जिसके आगे खड़ा आरिस हयाम को ही देख रहा था। भाई ठीक है भाई, हम बैठ जाते हैं। जरी हयाम का हाथ हमें दूसरी गाड़ी की जानिब बढ़ के। ओके जी गाइज़, यहाँ पे एपिसोड 4 को एंड करते हैं। अगली एपिसोड 5 के साथ आप लोगों से मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।